आज की हमारी जो डिस्कशन होने वाली है परफेक्शन आईएएस का प्लानर जो है आपका डे वन का जो है जो कि हिस्ट्री टॉपिक से उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी डे वन की रहेगी। अप्रोक्स 1 घंटा में कोशिश करेंगे इस सेशन को कंक्लूड करें। और यहाँ पे जो हम लोग डे वन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, उसमें विस्तार देखेंगे। अब भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, भारत में 1757 से लेकर 1856 के बीच जो प्रमुख विद्रोह हुए वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन आपको देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। ठीक है, तो पहला टॉपिक गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, ब्रिटिश पराजित हुआ था। ठीक है, जी सर। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरे आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो दूसरा आंगल मैसूर युद्ध का किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम नहीं निकल कर आता है। ठीक है, दोनों जो आपस में जो क्षेत्र जो जीतते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देते हैं, इसलिए इस युद्ध को निर्णायक नहीं माना जाता। ठीक है, आते हैं तीसरा। अब देखिए प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई थी, क्योंकि वो बक्सर और पलासी जीत के बहुत ही मतलब खुश थे। लेकिन जब प्रथम आंगल मैसूर में जब उनकी पराजित हुई तो उनके एक तो इमेज को ना धाक लगा। ठीक है, और जस्ट इसका कंपैरिजन आप करोगे तो तीसरा के साथ कर सकते हो। ठीक है, जो बैच थी प्रथम आंगल मैसूर में ब्रिटिश की हुई, वही यहाँ पे टीपू की होती है। टीपू सुल्तान तृतीय मैसूर युद्ध में बुरी तरीके से पराजित होते हैं, इनके आधा राज्य ले लिया जाता है और युद्ध हार जाने के तौर पे इनको 3 करोड़ रुपए देने की बात कही जाती है। ठीक है, अगर पूछेगा तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में जीत किसकी हुई, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जीत ब्रिटिश की होती है, और ब्रिटिश अपने शर्तों पे क्या करता है, टीपू के साथ यहाँ पे संधि करता है। और टीपू के युद्ध हर जाने के तौर पे कितना, तो 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है। अगर पैसे नहीं लौटाने पे उनके पुत्रों को मतलब क्या किया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और चौथा आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो टीपू अंग्रेजों के द्वारा पराजित भी होता है, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, युद्ध भूमि में मरने वाला, ठीक है, सिटिंग सुल्तान था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपकी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1799 में है। और 1799 में क्या होता है, से मैसूर के साथ एक तरह से सहायक संधि की जाती है, और वाडियार बंद जिसको हटा के हैदर ने मैसूर के ऊपर नींव रखी थी। अब फिर से मतलब क्या होता है, टीपू जैसे ही वहां पे उसकी हत्या की जाती है युद्ध में, मैं हत्या ही कहूंगा, और उसके बाद मतलब वाडियार वंश की नींव रखी जाती है। एक तरह से मैसूर जो था ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये संक्षेप में कहानी था प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम कुछ यहीं पे था। ठीक है, 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होता है, टीपू सुल्तान की क्या होती है, यहाँ पे पराजय होती है। इस समय जो शासक जो था, सॉरी वायसराय कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, कौन था, ब्लेजली था। ठीक है, ब्लेजली था। अगर आपसे पूछा जाएगा किस मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया, तो ध्यान में रखिएगा चतुर्थ वाला में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सहायक संधि का जन्मदाता था, ध्यान में रखेंगे। वैसे माना जाता है डुप्ले को, लेकिन व्यापक स्तर पर सहायक संधि का किसने प्रयोग किया था, वेलेस्ली ने प्रयोग किया था। ठीक है, 1800 ईस्वी में सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। एक्चुअली में सिपाही का नहीं था, जो सिविल सर्वेंट जो आते थे भारत में, ठीक है, उनको मतलब क्या प्रशिक्षित करने के लिए था। लेकिन कंपनी जो थी इस पे तैयार नहीं होती है। अब बाद में ब्रिटेन में एक जगह जिसका नाम है हेलीवीड, ठीक है, वहां पे जाकर मतलब क्या होता है, अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए वहां पे मतलब जो था कॉलेज खोली जाती है। ठीक है, तो इनका प्लान फेल हो जाता है। चतुर्थ आंगल मैसूर, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे हैदर ने अंग्रेजों के यहाँ पे पराजित किया था। और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे हैदर को अंग्रेजों ने पोटोनवा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, एक पोटोनवा का युद्ध की बात करेंगे, कोई बता सकता है कब हुआ था बैटल ऑफ पोटोनवा? ठीक है, 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 में हुआ था। हालांकि इसमें हैदर पराजित भी हो जाता है, लेकिन वो किस विशेष महत्व नहीं रखता है। ठीक है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का समय काल जो 1780 से लेके 84 तक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 80 से लेके 1784 तक होगा। अगर पूछेगा इसमें मैसूर की तरफ से नेतृत्व कौन किया, तो इसमें दो चीज निकल कर आता है। इसमें मैसूर की तरफ से नेतृत्व टीपू ने भी किया था, हैदर ने भी किया था। हैदर ने 1780 से लेकर 82 तक, और टीपू ने 82 से लेकर 84 तक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 81 में क्या होती है, हैदर का पराजित होता है इससे, तो वहां पे एक ब्रिटिश जनरल होता है जिसका नाम था सर आयरकुट। ठीक है, और लेकिन इसका कोई निर्णायक नहीं निकल पाता, ये मामूली हार थी, इसका कोई बड़ा युद्ध पे असर तो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और यहाँ पे जाके क्या होता है, तृतीय मैसूर युद्ध क्या होती है, समाप्त होती है। इसमें क्या करना पड़ा, टीपू को अब ब्रिटिश के शर्तों पे ये संधि करनी पड़ी, और आधा राज्य भी देना पड़ा, साथ में 3 करोड़ रुपए मतलब युद्ध हर जाने के रूप में भी देना पड़ा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
अब आते हैं, बीच में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट सिलेक्टेड होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनी आए क्यों, क्यों आए, रीजन क्या था। तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, बिल्कुल थी, क्योंकि आप देखोगे यूरोप में पुनर्जागरण का उदय हो चुका था, ठीक है। पुनर्जागरण के अलावा आप देखोगे तो वहां पे औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण की शुरुआत के लिए आपको चाहिए कच्चा माल, और कच्चा माल यूरोप में था नहीं। उसके लिए मतलब ये क्या, ये भारत में या फिर पूर्वी देशों में मतलब इनका आगमन होता है। कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, और साथ में पुनर्जागरण का उदय, इस सारे के सारे रीजन की बात करेंगे तो सारे के सारे रीजन जो थे, जो कि मतलब यूरोपियन कंपनी या फिर औपनिवेशिक कंपनी का मतलब क्या हुआ भारत में, मतलब क्या हुआ, अभ्युदय हुआ, ठीक है। कुछ रीजन दिए हुए, इसको ध्यान में रखिएगा। पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि निवेश में कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार। अब देखिए, नवीन बाजार की प्राप्ति की बात करेंगे तो आपको भारत में ही आपको देखने को मिल सकता है, फिर पूर्वी देशों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए यूरोप में तो क्या था, फैक्ट्री लगा, उनको बेचने के लिए लोग चाहिए थे, यूरोप की जनसंख्या कम थी, तो इसलिए इन लोगों ने मतलब क्या किया, तो इन लोगों ने भारत की तरफ या फिर पूर्वी देशों की तरफ अपना क्या रखा, झुकाव रखा, ठीक है। पूर्व में धन संपदा का आकर्षण, अगर हम उस समय चाइना की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो दुनिया का जीडीपी के आधा से अधिक जो थे ये लोग खुद ही अकेले थे, लगभग 60% के आसपास थे, ठीक है। तो धन संपदा की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, तो इसलिए भी इनका झुकाव हुआ। दूसरा जो था, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा। अब सारे कंपनियां जो आई वो ईसाई मत के प्रसार की इच्छा नहीं रखती थी, हालांकि बाद में आप देखो तो ब्रिटिश का भी झुकाव जो था 1813 के एक्ट के बाद ईसाई मत के प्रसार की तरफ बढ़ गया। लेकिन जो पुर्तगीज वगैरह आई तो शुरू से ही उनका एक ही उद्देश्य था, उनको खूब मतलब क्या करना है, धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। तो सारे कंपनी पे आरोप नहीं लगा सकते हो। फ्रेंच आई तो फ्रेंच का भी ऐसा कुछ पर्पस नहीं था, लेकिन पुर्तगीज कंपनियां जो आई तो उनका उद्देश्य था ईसाई मत का मतलब क्या करना है, प्रसार करना है, ठीक है। यूरोप में एक व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था थी, इसको सामंतवाद कहते हैं। और सामंतवाद व्यवस्था को भारत में आप क्या कर सकते हो, जमींदारी व्यवस्था से, या फिर जमींदारी कह रहा हूं, ठीक है। नवीन व्यवस्था पूंजीवाद का मतलब स्थान पे आ गया, ठीक है। तो सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद। सामंतवाद और पूंजीवाद थोड़ा डिफरेंट है। सामंतवाद जो होता है कृषि में जमीन में विश्वास रखता है, पूंजीवाद इंडस्ट्री में विश्वास करता है, ठीक है। कभी समझा दूंगा इसका। तो इसका सारे के सारे कॉजेज है, इसकी वजह से यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में प्रशस्त हुआ, ठीक है। बीच में आप लोग भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पुर्तगालियों ने कालीकट पहुंचने पे वहां का शासक जमीन था, ठीक है। तो पुर्तगाली जब कालीकट पहुंचा तो वहां का एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन। इट्स ए राइट, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पुर्तगालियों ने 1510 में द्वीप पे अधिकार कर लिया, तो गलत है। 1510 पे द्वीप पे नहीं अधिकार किया था, उसने गोवा पे अधिकार किया था। 1510 में ध्यान में रखेंगे आप, उन्होंने गोवा पे अधिकार किया, और 1530 में गोवा को क्या किया, तो राजधानी बना दिया, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, तो यह भी गलत है। अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। हालांकि बात करेंगे अल्बुकर्क की बात करेंगे तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। ये आफ्टर अल्मीडा आपको भारत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आफ्टर अल्मीडा आया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। देखिए, जिस चीज को मना किए थे, जो भी लोग कैमरा ऑन करेंगे रिमूव कर दीजिएगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, 1509 में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक के द्वारा भेजे गए जहाजी बेरों को पराजित करके द्वीप पे अधिकार कर लिया। अब 1510 में उन्होंने गोवा पे अधिकार किया था, ठीक है। और सबसे पहले भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर की बात करें, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, अल्मेडा था। उसके बाद आपको अल्बुकर्क आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा था। 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके, ठीक है, 1498 में कालीकट पहुंचता है। जिस समय कालीकट पहुंचा वहां का राजा जो था हिंदू था, उसका नाम था जमोरिन था, ठीक है। अल्बुकर्क की बात करेंगे तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नहीं था, बल्कि वो पुर्तगाली शक्ति का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपना कोच्चि को अपना मुख्यालय बनाया। हालांकि कोच्चि से मुख्यालय गोवा कब शिफ्ट होता है, तो कोच्चि से मुख्यालय गोवा 1530 में शिफ्ट किया जाता है, जब गोवा को राजधानी बनाया जाता है। हालांकि गोवा के इन्होंने जीता था कब, तो गोवा को जीता कब था, तो 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। डच को हॉलैंड के नाम से जानते हैं, डच को नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो डच को ही हॉलैंड कहते हैं और नीदरलैंड भी कहते हैं, तीनों क्या है, एक ही है, ठीक है। डचों के पतन के निम्नलिखित, डच का पतन किस युद्ध में हुआ था, पहले आप में से कोई लोग बता दीजिए। अगर आप जिस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फ्रांसीसी का पतन, बांडीवास के में डच
हाँ, फ्रांसीसी वानडीवास होगा, डच की बात करेंगे वो हाँ बेदरा होगा, ठीक है, ध्यान में रखिए, आप लोगों ने उल्टा बताया, ठीक हाँ है। यस सर। हाँ, तो डचों के पतन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो निजी व्यापार में अधिक सक्रियता, बिल्कुल। डचों के पतन के लिए निजी व्यापार में अधिक सक्रियता था, ठीक है। आप देखिए निजी व्यापार कब करेंगे, मान लीजिए आप अधिकारी बन जाओगे तो बहुत लोग घूस लेंगे। रीजन क्या था? क्योंकि आपको सैलरी कम मिलेगी। तो डच अधिकारी जो थे ना, उनको सैलरी बहुत कम मिलता था, क्योंकि ये कंपनियां जो थी ना, थोड़ा सा इस पे ना राज्य का भी प्रभुत्व था। राज्य मतलब स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर, मतलब राजा वगैरह जो थे वो मतलब इनको चलाते थे। इनकी सैलरी थोड़ा कम थी, तो ये अपने साथ साथ में क्या करते थे, निजी व्यापार भी करते थे। संसाधन का भी अभाव था। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति थी, मतलब जो नीतियां जो थी लोकल स्तर पर, उस पर अधिकारी उनको ध्यान से नहीं देखते थे। तो सारे के सारे कमी था, जिसके बाद डच शक्ति के भारत में क्या होता है, पतन हो जाता है, ठीक है। इनका सैलरी कम था। डच कंपनी की स्थिति निरंतर बहुत खराब होती गई कि उपेक्षापूर्ण नीति जो थी, अंग्रेजों की तुलना में नौ शक्ति इनका कमजोर था। नौ शक्ति में अगर सबसे पावरफुल अगर को था ना, तो पुर्तगीज था, ठीक है। पुर्तगाली की बात करेंगे, नौ शक्ति में बहुत पावरफुल था, लेकिन पुर्तगाली को नौ शक्ति का चुनौती कम मिलता है। तो एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सवाली, ठीक है। सवाली की लड़ाई में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम क्या था, थॉमस बेस्ट, वहां पे मतलब पुर्तगीज को पराजित करता है। उसके बाद पता चलता है नहीं, ब्रिटिश भी नौसैनिक में ठीक ठाक है, हालांकि इसका बहुत ही खराब था, ठीक है। और ये जो था इंडिज, आप यहाँ पे सर देखोगे सवाली में तो ये कैप्टन मिडल्टन थे ना वो? नहीं, थॉमस बेस्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मसालों के दीपों पर अधिक ध्यान देना, अब बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति पर अत्यधिक केंद्रीयकरण, इन सारे के सारे नीति जो थे, जिस वजह से डच कंपनी का क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, पतन होता है, ठीक है। फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रांसीसी पूर्णतः राज्याधीन कंपनियां थे, बिल्कुल। फ्रांसीसी कंपनी पे पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर था, स्टेट का अधिकार था। एक मंत्री था लुई 14वां का, जिसका नाम था, क्या नाम था मंत्री का जिसने स्थापना किया था, जिसका सुझाव था कोलवर्ट, क्या नाम था उसका, कोलवर्ट, ठीक है। 1667 में फ्रांसीसी कोलवर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया, ध्यान में रखेंगे। देखिए, तो ये कहीं कहीं पे सही भी ले सकता है, क्योंकि एक्चुअली में 1667 में ही फ्रांसीसी कंपनियां भारत आ गई थी, लेकिन उसको 1668 माना गया था, ठीक है। और उन्होंने अपना पहला कंपनी सूरत में स्थापित किया, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ये पहला, सॉरी, ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, इसको गलत लिया है, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः राज्याधीन थी। राज्याधीन मतलब कहने का मतलब है जिसमें मतलब राजा के अधीन था, मतलब प्राइवेट नहीं थी, ठीक है। और 1667 की जगह पे 1668 ले लेगा, ठीक है, क्योंकि 1667 में फ्रांसीसी कंपनी भारत पहुंची थी, लेकिन फ्रांसीसी केरोन की अध्यक्षता में, ठीक है। और 1668 में इन्होंने अपना पहला जो कारखाना जो स्थापित किया, वो कहां पर स्थापित किया था, तो ध्यान में रखिएगा, सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा किसके शासनकाल में इसकी अध्यक्षता हो गई, तो लुई 14वां के शासनकाल में। लुई 14वां वही शासक है जिसने कहा था मैं ही राज्य हूं, मेरे कथन ही कानून है, ठीक है, आई एम द स्टेट एंड माई स्टेटमेंट इज माई लॉ, ठीक है। बहुत ही सशक्त शासन था। अगर कहा जाता है फ्रांस की क्रांति थी 1789 में हुई, अगर लुई 14वां होता ना तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। हालांकि लुई 16वां जो इनका वंशज जो था, बहुत ही कमजोर और बहुत ही वीक शासक था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोलबर्ट का नाम ध्यान में रखेंगे, फ्रांसीसी सरकार में मंत्री था, उसी का सुझाव था इसको स्थापित करना। अब देखते हैं भारत में निम्नलिखित कंपनियों में यूरोपियन कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या था। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज का डेनिश आते हैं, जिसको डेन्स हम लोग कहते हैं, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। अब बोलेगा सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगीज आया, और सबसे बाद में कौन गया, तो वो भी आपको पुर्तगीज गया। कब गया, तो 1961 में पुर्तगीज कंपनी भारत से गए, ठीक है। गोवा में 1961 तक इनका अधिकार था। भारत सरकार को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ता है गोवा में, और उसके बाद पुर्तगीज कंपनी को मतलब भारत छोड़ के जानी पड़ती है, ठीक है। उन्होंने भारत में एक तरह से उपनिवेश बना दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। पुर्तगाली कब आता है, 1498 में। डच की बात करेंगे 1556 में। अंग्रेज की बात करेंगे 1600 ईस्वी में, यह स्थापना का समय, ठीक है। डेन्स कंपनी की बात करेंगे 1616 में, यह स्थापित होने का समय है, ठीक है। अब फ्रेंच कंपनी की बात करेंगे 1664 में। हालांकि फ्रेंच भारत में आया 1667 में, इन्होंने पहली कोठी की स्थापित की थी 1668 में, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पुर्तगीज, फिर मतलब डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेन्स आएंगे, और फिर मतलब क्या आएंगे, तो फ्रेंच आएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई की बात करेंगे, तो प्लासी की लड़ाई को प्लासी की युद्ध क्यों कहते हैं, रीजन क्या है। प्लास, प्लास एक फूल होता है, ठीक है, क्या होता है,
पलास एक फूल होता है, उस मैदान में आप देखोगे पलास के बहुत सारे फूल थे, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखो इस युद्ध का ही नाम पड़ गया पलासी, ठीक है। असत्य की बात हुई, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1757 में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। एट दैट टाइम बंगाल के नवाब की बात करेंगे, बंगाल के नवाब कौन थे, कौन थे बंगाल के नवाब प्लासी के युद्ध में? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। अगर मैं बात करूं से प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश नेतृत्व किसके पास था, तो क्या बताओगे, किसके पास है ब्रिटिश नेतृत्व? क्लाइव के पास, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के पास, ठीक है, क्लाइव के पास, वेरी गुड, ठीक है। मीर जाफर, उसके बाद अगर हम बात करें, मीर जाफर एवं दुर्लभ राय नवाब के सेना नायक थे, ठीक है, जो कि बाद में अलग भी हो गया, ठीक है। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट करें, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े सेना नायक जो थे मीर जाफर तथा दुर्लभ राय ने विश्वासघात किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या होता है, पराजित हो जाता है। क्लाइव ने नया नवाब बनाया, जिसका नाम था नवाब बनाया, ठीक है, और इसके नवाब बनाने का प्रॉमिस किया था मीर जाफर को। अब मीर जाफर जो था, मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच रिश्ता क्या था जानते हैं, क्या रिश्ता था? दामाद थे। हाँ, दामाद मौसा थे, ठीक है, सिराजुद्दौला के मौसा थे मीर जाफर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो जो था मीर जाफर जो था, नाती किसका नाती था, क्या नाम था उसका, जिसने बोला था मधुमक्खियों की छत्ता के साथ यूरोपीय शक्ति की तुलना की थी? अलवर्दी। अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का मीर जाफर जो था ना दामाद था, ठीक है। अलवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपने नाती सिराजुद्दौला को मतलब शासक बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिल जाती है। निजी व्यापार में भी, अगर मतलब ब्रिटिश अधिकारी साथ में निजी व्यापार करते थे तो उनको भी कर से छूट मिल गई। तो सारी सुविधाएं जो था मीर जाफर जैसे ही शासक बनता है कंपनी सरकार को मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी मैं कंपनी सरकार ही कहूंगा, ब्रिटिश सरकार नहीं कहूंगा, कि ब्रिटिश सरकार बाद में आती, अभी जो थी एक तरह से क्या बोलेंगे उसको, कंपनी सरकार बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। ये सारे कंडीशन थे। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और नजराना क्या होता है ना, खुश करने के लिए, मतलब गिफ्ट पेश करना, ठीक है। तो हम आपके क्या है, हम आपके अधीन है, हम आपको नजराना देते हैं। 17 लाख रुपया अदा की, ठीक है, डेट टाइम 1757 में 17 लाख रुपया में, मतलब 17 लाख रुपया दिया गया नजराना के तौर पे, जो कि एक बहुत बड़ी राशि थी, ध्यान में रखेंगे। इससे मतलब क्या है, बंगाल में मीर जाफर का मतलब राजस्व में मतलब काफी अधिक लॉस हुआ। इसका पता मीर जाफर को बाद में पता चला, तो भाई वो तो बिना ताज का बादशाह, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। तो मीर जाफर की भी नीति जो थी कंपनी के खिलाफ मतलब थोड़ा सा विरोधाभास हो गई। तो उसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को भी हटा दिया, उनके बाद बनाया मीर कासिम को, ठीक है। मीर कासिम जो था उसको भी काफी अधिक तंग करता था, तो उसने बेचारा ने क्या किया, अपना राजधानी ही परिवर्तन करके मुंगेर ले गया, ताकि मतलब ब्रिटिश का मतलब विरोधाभास कम हो, ठीक है। और वहां पे जाके उसने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली और उसने अपने सेना वगैरह को जाकर मजबूत करने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, तो जिसकी वजह से ये हुआ ना, सिर्फ ब्रिटिश जो थी उसके खिलाफ भी हो गया, ठीक है। फिर जाकर मतलब क्या होता है, पटना में जाके एक मास्कर, पटना मास्कर के नाम से जाना जाता है, मे भी इसमें क्वेश्चन हो, जहां पे मतलब मीर कासिम ने बहुत सारा ब्रिटिश को कंपनी के सैनिकों की हत्या करवा दी थी। और उसके बाद मतलब क्या होता, फिर से मतलब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता, ठीक है। मीर कासिम मीर जाफर आपस में ससुर दामाद थे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मिलान करनी है, सुगौली की संधि। सुगौली की बात करेंगे ना, एक छोटा सा जगह है, जलेबी बड़ा फेमस है वहां का, ठीक है। ये आपको पड़ता है, आपको पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी के पास में आपको सुगौली पड़ता है, ठीक है। तो मोतिहारी के पास में सुगौली पड़ता, वहां पे जो संधि जो हुई थी अंगल नेपाल युद्ध में हुई थी। युद्ध की बात करेंगे तो ये 1814 से लेके 1816 के दौरान चली थी। एट दैट टाइम अगर शासक की बात करेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग शासक थे, वही लॉर्ड हेस्टिंग जिसने भारत में क्या बोलते थे, पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसी के समय हुआ था, ठीक है। यांडवू की संधि की बात करेंगे, तो यांडवू की संधि की बात करेंगे तो बर्मा युद्ध के समय में हुई थी, ठीक है। यांडवू की संधि आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है ये 26 में 1826 के आसपास है, ठीक है। लहासा की संधि बात करेंगे तो कॉमन सेंस से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, तिब्बत के साथ। और अफगानिस्तान के साथ हुई थी गंडवन की संधि, ठीक है। तो ये शांत था, इसको छापना, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1816 में नेपाल और आंगल जहां पे लग गया ना, आंगल एंग्लो, दैट टाइम आपको ध्यान में रखना, ब्रिटिश की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है, यहाँ पे कुछ
संधि की गई। संधि ब्रिटिश के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट समझे, ब्रिटिश प्रशासन को भारत में 100 साल के लिए स्टेबल कर दिया। बोलोगे सर कैसे, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। नेपाल ने सिक्किम को अपने सभी अधिकार वापस ले लिए, ठीक है। बिल्कुल सिक्किम जो था डेट टाइम की बात करें नेपाल का हिस्सा था, और सिक्किम एक तरह से ब्रिटिश इंपायर का एक तरह से हिस्सा हो गया। लेकिन सिक्किम हमेशा स्वतंत्र रहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, ठीक है। ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित हो गई, ठीक है। कहां कहां पे, बिहार के आसपास आप देखोगे, उत्तराखंड के आसपास देखो, जहां जहां पर भी सीमा लगती थी वो भी हो गया, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाने का अनुमति। रेजिडेंट क्या होता था? रेजिडेंट जस्ट अभी का आप समझ लीजिए एम्बेसडर समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन एम्बेसडर क्या होता है? अभी जो भारत सरकार है, कहीं का कोई एम्बेसडर होता है तो अपने देश की नीति और भारत सरकार के बीच में संधि को स्थापित करने के काम, एक सेतु के रूप में काम करता है। लेकिन उस समय का रेजिडेंट जो था वो ब्रिटिश, वहां का जो, जहां पर भी रेजिडेंट बनी जाती थी वहां के लोकल शासक का पूरी तरीके से अधिकार को छीन लेता था, और सारे अधिकार को ये चलाता था, सारे महत्वपूर्ण निर्णय को ये चलाता था कंपनी सरकार या फिर ब्रिटिश सरकार के बिहेफ में। तो रेजिडेंट रखने से एक तरह से आप देखोगे पूरी तरीके से वहां का जो लोकल शासक जो हो जाता था वो किसी काम का नहीं रह जाता था, ठीक है। बस खाना पीना है, सोना है, बाकी महत्वपूर्ण संधि किसके साथ युद्ध होगा, बिल्कुल सारा के सारा महत्वपूर्ण निर्णय जो होते थे रेजिडेंट लेते थे। रेजिडेंट रहने का मतलब है एक तरह के तथा कथित समझिए सब ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बन गए, ठीक है। यान्डबू की संधि की बात करेंगे 1826 का। हालांकि ये संधि अगर बात करेंगे तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। अभी आप जितना हिल स्टेशन देखते हो, शिमला, ठीक है, कहाँ कहाँ हिल स्टेशन देखते हो, इस संधि के द्वारा ही भारत के हिस्सा में आ गया था। बहुत महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जो भारत में भी लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, सबके सब इसी संधि के दौरान ही आया था, ठीक है। यान्डबू की संधि 1826 में हुई थी, ठीक है। मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया था संधि में, ध्यान रखेंगे। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया था। लहासा की संधि की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तिब्बत के साथ हुआ था लहासा की संधि। गंडवन की संधि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1879 में हुआ था, और द्वितीय अंगल अफगान युद्ध के दौरान इसको हुआ था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, यही बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहेगा। एक बार रिपीट करो, गंडवन की संधि किसके साथ? अफगान के साथ, ठीक है। लहासा की संधि तिब्बत के साथ। यान्डबू की संधि, ठीक है, तो ध्यान में 1826 में यान्डबू की संधि हुआ था, ठीक है। और सुगौली की संधि नेपाल के साथ, ठीक है। बर्मा युद्ध के दौरान यान्डबू की संधि हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में, ठीक है, आखिरी दिन था, साल का आखिरी दिन था, इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया, बिल्कुल प्रदान किया। चार्टर क्या होता है? अधिकार पत्र, मतलब ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे आप किसी भी देश में व्यापार करने जा रहे हो, मतलब अगर वहां के शासक और आपके बीच में अगर कोई संधि वगैरह करना होगा तो इसमें ब्रिटिश सरकार क्या होगी, बीच बचाव करेंगे। मतलब ब्रिटिश सरकार ने लीक कह दे दिए, हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे देश से आपके यहाँ पे व्यापार करने जा रहा है, अगर आप इसको अनुमति देते तो हमारे और आपके बीच में भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे, ठीक है। इसको बोला जाता था चार्टर, ठीक है, अधिकार पत्र कह सकते हैं, ठीक है। एक ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित एक स्टॉक कंपनी थी, ठीक है। ईस्ट इंडीज मतलब पूरी, मतलब क्या होता है ना, वेस्ट इंडीज था, एक ईस्ट इंडीज था, ठीक है। ये सब जो गड़बड़ी जो फैलाई जो थी, क्या नाम था उसका, कोलंबस ने फैलाई थी, ठीक है। वो भारत की खोज पे निकला और उसने ढूंढ लिया वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र का, बोला से नहीं यही भारत है, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हो गए, बाद में भारत की खोज हुई तो बाद में बोलता था इंडीज जा रहे थे, लोग समझ में नहीं आता तो कौन सा इंडीज, तो कोलंबस वाला इंडीज जा रहे हो कि बाद में वास्को डी गामा ने ढूंढा था उस इंडीज को जा रहे हो, ठीक है। तो बोला से ठीक है, अगर दिक्कत हो रही तो कोलंबस वाला जो इंडिया जो उसने ढूंढा था उसको वेस्ट इंडीज बोलेंगे, वास्को डी गामा ने जो इंडिया को ढूंढा था उसको ईस्ट इंडीज बोलेंगे। तो इसी तरह ईस्ट इंडीज अब वेस्ट इंडीज पर गया, ठीक है। गलती किसकी थी? कोलंबस की थी, जिसको अभी भी हम लोग मानते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसने जो गलत जगह को ढूंढा, जबरदस्ती बोला से यही इंडिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसको ढूंढे हैं। अब बाद में उसकी चीजें जो थी गलत साबित हो जाती, ठीक है। तो यह ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, सरकारी कंपनी नहीं थी, ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुख्यालय कहां पे था ईस्ट इंडीज का? तो मुख्यालय जो था इसका लंदन में इसका मुख्यालय था, ठीक है। कहां पे था? लंदन में इसका मुख्यालय था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। भारत में ब्रिटिश सरकार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैप्टन हॉकिंस 1608 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो ध्यान में रखेंगे पहला ही स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि 1608 में, ठीक है, हॉकिंस नहीं आया था। कब आया था? कब आया था? हॉकिंस 1608 में आया था, लेकिन कहाँ पे आया था? कलकत्ता में आया था कि सूरत में आया सूरत था? में तो ठीक है। बिल्कुल, सूरत में कहाँ पे तो आया था? ठीक ध्यान रखें, है। सूरत में आया था, ठीक है, सूरत कलकत्ता में नहीं जहांगीर स्थापित है, की सूरत में, ठीक है। ठीक है, सूरत कहाँ पे? सूरत में। जब यहाँ पे ये पहुंचता है, ठीक है, उस समय देखिए इसे कम्युनिकेशन कितना कमजोर था। जब ये सूरत जब पहुंचा तो डेट टाइम शासक की बात करेंगे, कौन था? जहांगीर था। लेकिन इसके हाथ में जो लेटर जो था, किसके नाम के था? तो वो था पर अकबर के नाम से ही था, ठीक है, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। लेकिन डेट टाइम अगर बात करेंगे तो इन लोगों को क्या थी, जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जो लेटर जो इश्यू हुआ था वो अकबर के नाम से ही था, ठीक है। ये सूरत में मिलता है, ध्यान में रखेंगे। और टॉमस रो की बात करेंगे तो सूरत में पहली व्यापारी कोठी को इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। इसको जरा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 16 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा रॉयल चार्टर के अनुसार की गई। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा, ठीक है। शुरुआत में इसे ठुकरा दिया गया। हालांकि 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला, ठीक है, व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी, ठीक है। रीजन क्या था ठुकराने का? रीजन जो था ठुकराने का, पुर्तगीज। मुगल ये नहीं चाहते थे से मतलब से मुगल जो है सो मतलब क्या हो सके से एक प्रकार से लड़ाई करने का अड्डा बन जाए, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मतलब कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाए। क्योंकि पुर्तगीज और मतलब क्या थे, दोनों के दोनों व्यापारी करने आपस में उलझते रहते थे। और कहीं ना कहीं मुगल जो थे पुर्तगीज से थोड़ा डरते थे, क्योंकि पुर्तगीज तो इतना शक्तिशाली हो चुके थे, मुगल सम्राट से भी क्या वसूलते थे, वो टोल वगैरह उछलते थे अगर समुद्र से उनको जाना पड़ता था तो, ठीक है। तो उनका जो था नेवी काफी स्ट्रांग था। लेकिन 1613 में जहांगीर ने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति इसलिए दे दिया क्योंकि बैटल ऑफ सवाली होती है 1612 में, ठीक है। वहां पे क्या था ना, ब्रिटिश ने, ठीक है, पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित किया। तो जहांगीर को भी लगने लगा कि भाई साहब कहीं ना कहीं से ये ब्रिटिश में भी दम है, इसको हम लोग पुर्तगाली के खिलाफ यूज कर सकते हैं। बाद में जहांगीर को जब कॉन्फिडेंस में आया, ठीक है, बैटल ऑफ सवाली के बाद, तो इन्होंने बोला ठीक है चलो तुम भी क्या करो, फैक्ट्री स्थापित कर लो। अब सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मुख्यतः आप देखोगे तो ब्रिटिश को दे दिया, ठीक है। सर थॉमस रॉ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक व्यापारिक अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त किए। तदानुसार अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, भरूच में व्यापार केंद्र भी था धीरे धीरे स्थापित किया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सफल हो गई। कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र था, तो गलत है। कासिम बाजार की बात करेंगे तो फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र नहीं था, ब्रिटिश का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अब पहली फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे, इसकी स्थापना, ठीक है, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका सही है स्टेटमेंट। ये कासिम बाजार किसका केंद्र था, तो क्या बताओगे? ब्रिटिश का था, ठीक है। किसका था? ब्रिटिश का था, न कि मतलब कासिम बाजार फ्रांसीसियों का था, ठीक है। ध्यान में, पहला कथन गलत है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको देख सकते हैं। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रांसीसी कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई, तो पूछा जाता है, ठीक है, पहली फ्रांसीसी कंपनी सूरत में किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी, तो क्या नाम है इनका? फ्रांसीसी कैरो, ठीक है, ध्यान रखना। अब मुख्यतः जो थे फ्रांसीसी या फिर कोई भी व्यापारिक शक्ति जो भारत में स्थापित होगी, तटीय क्षेत्रों में स्थापित होती है, जहां पे गुड एक्सेस ऑफ समुद्र कह लीजिए, या फिर मान लीजिए कहीं ना कहीं से मतलब उनका क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, नदी का मतलब जहां से मतलब शिप का आवागमन हो सकता है। क्योंकि कम फैक्ट्रियां क्या थी, फैक्ट्रियां जो थे एक प्रकार का, बहुत फैक्ट्री, अभी के फैक्ट्री से पहले के फैक्ट्री का अनुमान नहीं लगा सकते। अभी के फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और वो जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी या फिर फ्रांसीसी फैक्ट्री, तो वहां पे सामान क्या होता था, जमा किया जाता, खरीद खरीद के कच्चा माल वगैरह जो भी व्यापारिक चीजें थी उसको जमा किया जाता था। और जब बहुत ज्यादा हो जाता था, उनके एक शिप के माध्यम से ब्रिटेन या फिर फ्रांस जहां भी कहीं भेज दिया जाता था। तो एक बार में तो शिप तो भरेगा नहीं, तो उनको जमा करना पड़ता था। उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया। अब बाद में लोकल शासक को बोला कि लूटपाट हो जाती है, तो धीरे धीरे उनकी सुरक्षा में उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया। बहुत सारे फैक्ट्री बनाए, उनको सुरक्षा में धीरे धीरे सेना रखना शुरू कर दिया। उसी सेना को उन्होंने फिर बाद में आगे चल के राजनीतिक तौर पर मतलब क्या किया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो देशी शासकों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से देशी शासकों का उन्होंने कमी का भी फायदा उठाया। और इनका मतलब क्या हुआ, आगे चल के आप देखोगे भारत में एक आप देखोगे तो साम्राज्य स्थापित करने में भी भूमिका मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पांडिचेरी की स्थापना ध्यान रखें 1674 में हुई थी, ठीक है। और उसी वर्ष फ्रैंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कैरो का स्थान लिया था। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र था, जिसका स्थापना करने का श्रेय, ठीक है, फ्रैंकोइस मार्टिन को ही जाता है, एक तरह से ध्यान में रखोगे। अब पांडिचेरी 1674 में केंद्र बना था। लगभग कब तक भारत में पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र रहा, बता सकते हैं आप? 1674 से कब तक?
किन्हीं भी लोगों को नहीं पता। 1674 तक फ्रांसीसी का पौंडीचेरी कब तक केंद्र रहा? ठीक है, 93 तक, 1693। 1954 तक, ठीक है, 1954 तक, ठीक है, ध्यान में रखें। कब तक रहा? 1954 तक। 1954 में फ्रांसीसी शक्ति भारत से छोड़ के जाती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, ठीक है। पांडिचेरी, कराईकल, माहे वगैरह पे 1954 तक इसका अधिकार था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ प्रश्न। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, ठीक है। अब बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। सूरत में कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो सूरत में कारखाने की स्थापना की बात करें कब हुई थी? 1600 कब हुआ था? 13 में, ठीक है। विलियम हॉकिंस का आगमन कब हुआ था? तो 1609 में, ठीक है। थॉमस रो का आगमन कब हुआ था? तो थॉमस रो का आगमन कब हुआ था? 1600 बताइए, 1608 क्या लिखा हुआ है? सॉरी 1615, 1615 में। तो आप इसको लगा सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? सबसे पहले पहले नंबर, एक नंबर क्या इसका ले 1 2 3 4, ठीक है। चलिए इसका डेट देख लेते, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचे? 1609 में। कैप्टन मिडल्टन को सूरत में मुगल गवर्नर के यहाँ व्यापार करने की अनुमति और 1613 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी था। ये 1611 में था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था? सूरत में कारखाने की अनुमति तो 1613 होना चाहिए ना, तो ठीक है। और विलियम हॉकिंस का आगमन की बात करें कब हुआ था? विलियम हॉकिंस का आगमन, ठीक है, 1609 में। ठीक, कैसे गलती ले लिया है? ठीक है, तो इसका होना चाहिए 1 3 2 4, नहीं होना चाहिए 1 3 2 4। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फिर हॉकिंस आएगा, फिर सूरत में कारखाना का स्थापना होगा, फिर मतलब टॉमस रो का होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर जो है आपका गलत है, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, फिर मतलब हॉकिंस आएंगे 1600, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हॉकिंस की बात करेंगे 1609 में, ठीक है। और सूरत में कारखाने की स्थापना 1613 में, क्योंकि सवाली की लड़ाई 1612 में होती है, उसके बाद स्थापना होता है। और फिर टॉमस रो का भारत आगमन होगा। तो इसका आंसर होगा 1 3 2 4, जो कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सुधार की आवश्यकता है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1615 में जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में टॉमस रो के राजदूत में जहांगीर के दरबार में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना, बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, कॉर्नवालिस साहब, ठीक है। ब्लेजली की बात करेंगे, सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। सर जॉन शोर की बात करेंगे तो आंग्ल नेपाल युद्ध में नहीं थे। हमने जब आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में बता रहा था, सुगौली की संधि के बारे में बता रहा था, तो मैंने गवर्नर का भी नाम लिया था। गवर्नर का नाम बताइए कौन थे, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? कौन? अरे वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। दोनों में बहुत अंतर है, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग बोले हैं 813 से 823 था गवर्नर। हाँ, ठीक है, क्या नाम था इसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसने मतलब किसका दमन किया था? पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आंग्ल नेपाल युद्ध का समय काल कब से कब तक था? 1814 से ध्यान में रखेंगे 1816 तक था, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ये भी आपका सही है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे ये कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की नींव कब रखी गई, तो क्या बताएंगे? 1793 में, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड लिटन नहीं होता, क्या होता है? रिपन होता है। क्या होता है? ध्यान रखेंगे, रिपन को कहते हैं, ठीक है। सहायक संधि ब्लेजली सही है। राज्य अपहरण नीति की बात करें, डलहौजी भी सही है। और साथ में अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस भी सही है, ठीक है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सडलर आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे, चैम्सफोर्ड के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था सडलर आयोग, जो कि शिक्षा से संबंधित है? बता सकते हैं, तारीख बताइए। 1917 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत की आगमन की बात करेंगे, बेबल के समय में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आई थी? कैबिनेट मिशन भारत, जल्दी, 1946 में, ठीक है। होम रूल का गठन की बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। विलिंगटन के समय पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और अम्बेडकर के बीच में कब हुआ था पूना पैक्ट?
1932 में, ठीक है। हेस्टिंग के समय में क्या होता है, अंगल नेपाल युद्ध एवं सुगौली की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय अंगल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है। ब्लेजली के शासनकाल में क्या देखने को मिलता है, सहायक संधि, जो कि मतलब ब्रिटिश एम्पायर को मतलब क्या था, एक्सपेंशन के लिए था। रिपन जो था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाले क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान रखिए, लॉर्ड एल्गिन के बाद 1899 में कर्जन भारत का शासक बनकर आया, ठीक है। कर्जन 1899 से लेकर 1904 के आसपास ये रहता है, ठीक है। वायसराय बनकर आया, भारत में उसका कार्यकाल काफी उथल पुथल का रहा। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल विभाजन था, ठीक है। कर्जन की बात करें तो बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग थे। जब वो स्कूल में ही था, इसका पढ़ रहा था, इनका एक बार जिम्नी, तो उसमें लिखा जब वो स्कूल में ही था कि भारत का मतलब क्या था, वायसराय बनना चाहता था और आखिर में ये बन भी गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब ये भारत जब पहुंचा तो उस समय इनके शासन का 1899 में भारत का मतलब क्या था, वायसराय बनकर आता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो इनका भारत विरोधी कार्य जो था ना, बंगाल का मतलब क्या करना, विभाजन करना। दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो दूसरा फेज की अगर बात करेंगे तो इसने बहुत अधिक मतलब क्या किया था, तो बहुत अधिक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य कर्जन के द्वारा नहीं किया गया, तो सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया था, ठीक है, सही तो है। सर थॉमस रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय को गठन किया था, यह भी सही है। स्कॉट मैनक्रीम की अध्यक्षता में अकाल आयोग, ठीक है, यह भी सही लग रहा है। और यहाँ पे बात करेंगे, मैनक्रीम की अध्यक्षता में अकाल आयोग नहीं था, सिंचाई था, सॉरी, क्या था, सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरा गलत हो गया। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में इसके द्वारा पारित किया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब 1899 और 1900 में जब ये भारत पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे काफी अकाल और सूखे पड़े हुए थे। तो मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक अकाल आयोग बना था। अकाल आयोग कई बार बनी थी, ठीक है, कर्जन के समय बनी थी, तब मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में बनी थी, ध्यान में रखेंगे। जब 1901 में जब इसने देखा से चलो कृषि के क्षेत्र में थोड़ा विकास किया जाए, तो स्कॉट मैनक्रीम की अध्यक्षता में इसने एक सिंचाई आयोग बनाया था, ठीक है। अब भारत में अगर रेल लाइन की अगर बात करेंगे, लगा भले ही था, ध्यान में रखोगे, इसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन अगर विकास की बात करेंगे, सर्वाधिक विकास जो था कर्जन के शासनकाल में ही रेल लाइन का विकास हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसने मतलब विश्वविद्यालय को उस समय राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसने विश्वविद्यालय पे भी अपनी पकड़ बनाने के लिए इसने विश्वविद्यालय को क्या किया, सशक्त करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की। ये सारे के सारे कार्य जो थे कर्जन के शासनकाल में थे। बाद में इसको रिजाइन देना पड़ा था क्योंकि एक विवाद हो गया था, कर्जन और किचनर विवाद। किचनर की बात करेंगे, उस समय भारत के सेनापति थे, तो कर्जन किचनर विवाद की वजह से इनको रिजाइन देना पड़ा था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, वर्नाकुलर प्रेस से, ध्यान में रखें, लिटन महोदय, ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया जाता है। वर्नाकुलर का मतलब क्या था, देसी भाषा, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब था देसी भाषा। देसी भाषा कौन था, तो हिंदी था, बंगाली था, गुजराती था, मराठी था, उड़िया था, इस सब के सब देसी भाषा थे। मतलब अगर इस भाषा में अगर निकलने वाली अगर प्रेस, अगर कोई अखबार है, तो उसको रातों रात मतलब क्या बंद करना पड़ा, ठीक है। और इनका रीजन जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कारण नहीं था कि सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लेखकों को दबाना, ठीक है, ऐसे प्रयास करना जिनसे समाचार पत्रों के संपादकों को दंडित किया जाए, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा पे लागू नहीं होता था क्योंकि शब्द क्या था, वर्नाकुलर, जो कि देसी भाषा को लेकर था। तो कुछ अखबार ने रातों रात अपने क्या किया, भाषा ही बदल लिए। 10 लाख की बात की, किसने भाषा बदल लिया था, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, क्या, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, ठीक है, एबीपी जो अभी आप लोग देखते हो, उसने अपनी भाषा बदल लिया था, ठीक है। एक ब्रिटिश माउथ स्पीच अखबार भी हुआ करता था जिसको बोलते थे पायोनियर, ठीक है, उसकी स्थापना ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। तो उसने मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। हालांकि किस अखबार को काउंटर करने के लिए लाया गया था, तो उसका नाम था सोम प्रकाश, ठीक है। सोम प्रकाश जो तो बहुत ही क्या बोलते हैं, भारतीयों के पक्ष में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के गंदे चरित्र को उजागर करने वाला था, इसी को काउंटर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। हालांकि रिपन जब शासक बनता है, सॉरी, रिपन जब गवर्नर बनता है, ठीक है, तो 1882 में इसे समाप्त कर देता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार की बात करेंगे तो 1877 में आयोजन होता है, ठीक है, 1903 में आयोजन होता है और 1911 में आयोजन होता है। कहीं पे इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 जगह पे आपको क्या, 3 समय में क्या होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 77 में, 1903 में, 1911 में, ठीक है।
लिटन के समय में 1877 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। मतलब शस्त्र अधिनियम क्या था बताओ? हथियार रखने के लिए क्या होता था, तो लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी कोई आम व्यक्ति चाहे तो लाइसेंस जाके नहीं, हथियार नहीं खरीद सकता था, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए गन का। उस समय गन रखना आम बात था, लेकिन इसने क्या रख दिया, सारे गन को मतलब क्या किए, अंडर कंट्रोल कर लिया। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया, जिसको मतलब बंदूक रखने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी होता था उसके लिए हथियार लिखने के लिए लाइसेंस रखने के लिए आवश्यकता होती थी हथियारों के लिए, ठीक है। ये जो लिटन जो था, इसको ओवन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि ये साहित्यों में काफी अधिक रुचि लेता था। इसको ओवन ऑफ मैरिडिथ के नाम से भी इसको जानते थे। अब आते हैं रिपन का कार्यक्रम। रिपन की बात करेंगे, भारत के लिए देव मानुष था, काफी अच्छा गवर्नर माना जाता है रिपन को, ठीक है, सम्मान के साथ भारतीय अभी भी इनको याद करते हैं। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस को समाप्त करके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया 1882 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, वहां पे 7 वर्ष तक कमाई के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। तो बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान में रखिएगा, इसके कथन सत्य की बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस को समाप्त कर दिया गया था, जो कि किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है, लिटन के द्वारा। तो वर्नाकुलर प्रेस का समयकाल की बात करेंगे 1800, ठीक है, 78 से लेकर 82 तक था, 4 वर्षों तक लगा हुआ था, ठीक है। जो रिपन आता था कुछ अच्छे काम करता है, जो कि कुछ अच्छे काम इस प्रकार से थे। अफगानिस्तान के साथ संधि हो जाती है, अफगानिस्तान के साथ बार बार लड़ रहे थे, वर्नाकुलर प्रेस को रद्द कर दिया जाता है। श्रमिकों के सुधार के लिए कारखाना अधिनियम लेकर आता, जो कि पहला था 1881 में कारखाना अधिनियम आया था। दूसरा की बात करेंगे तो 1891 में कारखाना अधिनियम आया था। मैसूर के शासक को गद्दी वापस दे दी जाती है। नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, हालांकि 1872 में जनगणना हुआ था, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में होती है। हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है 1882 में। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपर के कार्यों को देखते हुए भारत के उदारक की संख्या भी दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे, नर्स दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते। क्रीमियन वार के समय में काफी पॉपुलर हुई थी, ठीक है, क्रीमिया की लड़ाई के समय। कौन ये समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा की बात है रूसी अभिकल्पना थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड ऑकलैंड रूस से अभी भी अगर बात करेंगे, पश्चिम की शक्तियां जो थी बहुत अधिक डरती है, उस समय भी डरती थी। अब जब लेनिन के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे करो साम्यवाद का प्रसार होता है, तो रूस से मतलब पहले भी डरते थे सब, अभी भी लोग डरते हैं, क्योंकि इनका विचारधारा जो था पश्चिम के विचारधारा से इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। और रूस और ब्रिटिश एम्पायर की जो बफर स्टेट बनाती थी वो अफगानिस्तान थी, ठीक है। तो रूस जो थी ना, वो चाहती तो अफगानिस्तान होते हुए भारत में आसानी से चलाती, इसलिए रूस अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश की नीति की बात की काफी आक्रमणकारी थी। अफगानिस्तान को हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि रूसी शक्ति को भारत में आने से रोकना था। और रूसी शक्ति भारत में कैसे आते, तो अफगानिस्तान के होकर ही आते, क्योंकि अफगानिस्तान क्या थी, बफर स्टेट के रूप में काम करती थी, ठीक है। ध्यान रखिए, शाह शुजा को काबुल की सत्ता पर काबिज करने का प्रयास किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 38 से लेकर 42 तक, परंतु असफल रहा, ठीक है। तो अफगानिस्तान बहुत मैटर करेगा, क्योंकि रूस को भारत में आने से मतलब क्या करना है, रोकना है, ठीक है। अखिल भारत की जनगणना की बात करेंगे तो 1872 में पहली बार की गई, ठीक है। 1881 में नियमित रूप से की गई, ठीक है। पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में की जाती है, नहीं तो गलत है। 5 वर्ष में नहीं होता, कितने वर्षों में होता है, इट्स फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा की बात की गलत है। एक आधे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। 1872 में सबसे पहली बार जनगणना कराई, जिसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। डेट टाइम की बात करेंगे, गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। लेकिन 1881 में जब नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, तो डेट टाइम की बात करें, गवर्नर की बात करें, कौन हो जाएगा, रिपन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना कराई गई, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी, तब से जनगणना की बात करेंगे 10 वर्षों पे होती है। हालांकि कोविड की वजह में बीच में दिशा निर्देश खराब हो गया, क्योंकि आखिरी जनगणना हमारी जो हुई थी 2011 में हुई थी, ठीक है। जो कि जनगणना 2021 में होना चाहिए, जो कि जनगणना नहीं हुआ। अगर पूछेगा जनगणना का पॉलिटी को कॉन्सेप्ट से अगर जनगणना को जोड़े, तो जनगणना इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल सब्जेक्ट, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कराने की जिम्मेवारी आती है, ठीक है। कभी अगर पूछ दे क्वेश्चन जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है, तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और संघ सूची का विषय है जनगणना। किस वायसराय ने कहा था अगर गांधी नहीं होता तो दुनिया वाकई कितनी खूबसूरत होती, विलिंगटन था। विलिंगटन वही गवर्नर था जब गांधी जी जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, तो गांधी जी से काफी प्रभावित था।
मुंबई का मतलब ये महाराष्ट्र का फिर मुंबई का कोई था अधिकारी वगैरह था डेट टाइम की बात करेंगे, तो गांधी जी को चाय पे बुलाता है और चाय पे गांधी जी से बहुत सारी बातें भी करता है, ठीक है। लेकिन यही गांधी जी जब असहयोग शबनिया अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1931 में, गांधी इरविन समझौता होती है और इरविन इनके साथ मतलब चाल चलता है। गांधी जी जब वहां से जब वापस लौटते हैं तो इनको कुछ नहीं मिलता है। तो डेट टाइम भारत का गवर्नर भी मतलब चेंज हो गया रहता था। इरविन के बाद कौन आता है? विलिंगटन आता है। और जब विलिंगटन से जब अपने प्रस्तावों को लेकर बात कहते हैं तो भाई साहब इरविन ने हमारे साथ यही वादा किया था, आप तो वादा से क्यों मुकर रहे हो, तो ये सीधे नकार देता, वो इरविन था, मैं विलिंगटन हूँ। और जब गांधी जी दोबारा जब वो सबरिया वर्ग आंदोलन शुरुआत करने की बात करते हैं तब ये पत्र में कहता है अगर गांधी अगर नहीं होता तो दुनिया वाकई बहुत ही मतलब क्या होती, खूबसूरत होती, ठीक है। तो कौन था? विलिंगटन था। अब विलिंगटन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। दैट टाइम गांधी जी ने दोबारा से मतलब क्या किया, शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब ये गांधी इरविन समझौता जब होता उसके बाद ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे कि बोलते हैं, गोल में सम्मेलन में जाते हैं, जब इनको खाली हाथ आना पड़ता है सांप्रदायिक पंचायत को लेकर, सांप्रदायिक निर्णय को लेकर, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन होता है? कौन था? विलिंगटन था, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दे रही, मतलब इन्होंने भारतीय बुनकरों की जो परसों परंपरा जो थी, वस्त्र बुन कर मतलब अपना जीवन यापन चलते थे, ब्रिटिश ने मतलब क्या किया, उनका पूरा मतलब क्या किया, एक व्यापार को ही मतलब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद भारतीय बुनकरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होती है, खराब हो गई, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहती है, मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी आकांक्षा अशांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सके। ये किसका कथन है? कर्जन का। एल्गिन द्वितीय ने कहा हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया तथा तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। लॉर्ड विलिंगटन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सबनिया आंदोलन में बेरहमी से दबा दिए, जो कि बात मैंने पहले कर ली है, ठीक है। इरविन के बाद ये बना था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन सबनिया, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत पूना संधि, भारत का बर्मा से अलग होने आदि हुआ था, ठीक है। ध्यान रखें, भारत से बर्मा की अलग होने की बात करेंगे तो 1937 में हुआ था, लेकिन अगर एक्ट की बात करेंगे तो 1935 के एक्ट में था, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में? तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में है। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बहुत ही करप्ट थे, ठीक है। अगर डेट टाइम की बात करें तो इनसे ज्यादा करप्ट मतलब आपको कोई भी नहीं देखने को मिलता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आती है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773 में आता है, ठीक है। और उससे पहले 1773, ठीक है, और 1784 के बीच में एक और भी एक्ट आता है, ठीक है। बता सकते कौन सा एक्ट था? जो कि 1773 के खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 1781 में आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है, जो कि मतलब रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को मतलब क्या करना था, दूर करना था, ठीक है। और 1784 में क्या आता है? तो 1784 में जब आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और पिट्स इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ क्या था यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। मतलब कंपनी मतलब पहले क्या करती थी, कंपनी जो थी पहले क्या करती थी, वो शासन भी करती थी, व्यापार भी संभालती थी। लेकिन अब क्या था, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, शासकीय मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। तो शक्ति किसकी कमजोर हो गई? जाहिर सी बात है भाई, गवर्नर की शक्ति तो कमजोर हो गई ना, क्योंकि उनसे आप क्या व्यापारिक अधिकार उनसे छीन ले रहे हो। तो इस वजह से हेस्टिंग्स नाराज हो जाता है और वो भाग गया, ठीक है। भारत छोड़ के जब वहां पे गया तो वहां पे बर्क उसका इंतजार कर रहा था, वारेन हेस्टिंग्स का। इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, लेकिन ये इतना धूर्त आदमी था, इसने क्या किया ना, सारे जो गवाह जो थे सबको खरीद वगैरह लिया, क्योंकि इसके पास पैसे बहुत थे, ठीक है। दैट टाइम की बात करेंगे, क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का सबसे बड़ा जमींदार बन गया था। मतलब वारेन हेस्टिंग्स से जाता तो इतना हो गया था, जहाज मतलब ना हिल डोल रहा था, इतना सामान इसको मिला, ठीक है, इतने ज्यादा थे। और ये बंगाल का डेट टाइम का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, जमींदार बन गया था। अपना सारा संपत्ति जो कि जमीन को उठा के आप ले नहीं जा सकते हो, तो कंपनी को दे दिया, लेकिन सामान इसने इतने ज्यादा लेकर गए, मतलब मस्ट करप्टेड पीपुल, ठीक है। अब बजाबते के साथ क्या होता है, ये लोग जाके ना ब्रिटिश संसद में मतलब एक सीट को खरीद लेता है, ठीक है। बड़ा मतलब मजेदार जीवन जीता था वहां पे, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर बर्क ने चलाया, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कुछ चीजें की बात करेंगे, वो भी था। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत हो गया। बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद क्लाइव के शासनकाल में। तो द्वैत शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया। प्रथम आंग्ल मैसूरी मराठा युद्ध की बात करें 1785 से 82 तक था। अब 82 में सलाबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो मैसूर की संधि मैसूर की 1780 से लेकर 84 तक होता है, जिसमें 82 में आप देखोगे तो हैदर की मृत्यु हो जाती है। अब पोटोनवा का युद्ध भी दूसरा में होता है। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे 1773 में आप देखोगे, 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखिए, संघीय न्यायालय नहीं है, फेडरल कोर्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। फेडरल कोर्ट का जो था वो 1935 वाला एक्ट में था, दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 में। यहाँ पे 4 न्यायाधीश थे, एक जो था से आपका एलिजा एम्पे की बात करेंगे, वो हेड था। 3 जो थे और बनाए गए थे, एच फॉर हाइड, ठीक है, सी फॉर चैम्बर, एल फॉर लेमेस्टर, ठीक है। एससीएल से आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की भी स्थापना की गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, ठीक है। पिट्स कौन था? तो विलियम पिट की बात करेंगे तो आई थिंक उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन था? विलियम पिट कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि टू द पॉइंट केवल क्वेश्चन करवा दूं? सो बताइए। नहीं सर, डिटेल ही करवाइए सर। डिटेल ठीक है सर। डिटेल ही ठीक है, सर। नहीं तो अगर ज्यादा लगे तो केवल नहीं क्वेश्चन भी नहीं नहीं करवा सर, के निकल नहीं सकता हूँ, नहीं ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, डिटेल ही ठीक पढ़ेंगे है, सर। ठीक है, ठीक है। वो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे और उनके शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ठीक है। किनके बारे में बात हो रही है? तो देखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग की बात लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। गांधी जी कहते हैं इस व्यक्ति का शासनकाल भारत में बहुत ही, ठीक है, लंबा रहा और भारत में अभी तक जितने भी मतलब वायसराय बन गए सबसे फैटल भी था, ठीक है। तो ये बातें हो रही लिलिथगो के शासनकाल में। बहुत सारी चीजें लिलिथगो के शासनकाल में होती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आजाद हिंद फौज की भी नींव रखी जाती है। अगस्त प्रस्ताव भी आ गया, ठीक है। और इसके समय भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत हुई, ठीक है। लिलिथगो की बात करेंगे 1936 से लेके, ठीक है, 44 तक, मतलब ध्यान में रखेंगे, भारत का मतलब क्या था? वायसराय बनते। गांधी जी इनके संदर्भ में कहते हैं इनका शासनकाल, ठीक है, लगभग 8 साल के आसपास का था, काफी लंबा था और काफी घातक भी था। आक्रामक नीति के लिए जाने जाते थे लॉर्ड लिथगो, ठीक है। रीजन क्या भी था इनका, जो बैकग्राउंड जो था लॉर्ड लिथगो की बैकग्राउंड की बात करेंगे, बेबल की बैकग्राउंड की बात करेंगे, और बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन की बैकग्राउंड की बात करेंगे, ये कोई प्रशासक नहीं थे, दे आर आर्मी चीफ, जो कहीं कहीं पे सेना का नेतृत्व किया था और उसके बाद भारत में इनको वायसराय बनाकर भेज दिया गया था, ठीक है। तो इस सबसे लंबे शासनकाल के लिए जाने जाते हैं 36 से लेके 44। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रावधान को 1936-37 में लागू किया गया, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत से बर्मा को अलग कर दिया, सिंध का विलय वगैरह, तो ये सब जो था 36-37 में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? लॉर्ड लिथगो की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या था? भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 में लागू भले हुए, लेकिन इसके ज्यादातर प्रावधानों को कब लागू किया गया? 1937 में लागू किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने, तो व्यपगत का सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। अवध का विलय की बात करेंगे, अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारत में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन की बात करेंगे तो 53 में हुआ था, ठीक है। वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो ये वुड डिस्पैच कब हुआ था? इसको सजाना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको जरा हम लोग 54 में हुआ था ना वुड डिस्पैच, ठीक है। तो 1848 में डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 1856 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है, कुशासन के आरोप में वाजिद अली शाह को पदच्युत करके उसको कहा, वाजिद अली शाह को, ठीक है, पद से हटाकर उनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहां भेजा गया था? बता सकते हैं? क्योंकि वह रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कलकत्ता भेजा गया था, लिख लीजिएगा इसको, कभी कभी पूछ देता है। जब इनको हटाया गया पद से, ठीक है, और कहते बड़ा लोकप्रिय शासक था। कि स्टेटमेंट एक उस समय के समकालीन एक लेखक था, उसने लिखा कि मतलब अवध का कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो कि क्या बोलते थे, जहाने अली से, ठीक है, जुदा होने के गम में रो नहीं रहा था, ठीक है। मतलब प्रत्येक घर में लोग जो थे रो रहे थे। तो कुप्रशासन का आरोप लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। लोग जो थे काफी प्रसन्न थे, वाजिद अली शाह को बड़ा मानते थे, ठीक है, बड़ा एडमायरेबल शासक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन फिर भी कुप्रशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने हड़प लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब बात करें 1853 में क्या था, रेलवे का निर्माण भारत में क्यों होगा। पहली रेलवे लाइन की बात करेंगे, 1853 में स्थापित की गई थी। अगर पूछेगा रेलवे जो कि मुंबई को थाने से मतलब जोड़ देती थी, अगर पूछेगा से मतलब रेलवे का विकास सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ, तो ध्यान रखना करजन के शासनकाल में सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है। और रेलवे के विकास के पीछे अंग्रेजों की मंशा जो थी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मतलब होता है ना कोई बुरा मंशा के लिए कुछ काम किया जाता है, लेकिन क्या होता है उसका परिणाम अच्छा निकल जाता है। डेट टाइम की बात करेंगे वही था, रेलवे का विकास करना, अंग्रेजों की मंशा अच्छी नहीं थी, अपने तो सेना को ना एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए किया था। इसलिए भारत के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर में जाएंगे ना, तो वहां पे मिलेगा आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, मथुरा कैंट। ये क्या था, कैंट जो था ना मुख्यतः सेना का मुख्यालय था, तो सेना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसने रेलवे का भारत में मुख्यतः विकास किया। लेकिन इससे क्या हुआ ना, भारत के राष्ट्रवादियों गतिविधि में रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आगे चल के ना इनका मतलब कुमंशा से भी मतलब भारत के हित में मतलब चीजें हो गई। रेलवे का आविष्कार होना भारत के लिए बड़ा मतलब हितकारी साबित हुआ, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो ये 1853 में चार्ल्स वुड स्पेस की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक प्रणाली पर एक प्रेषण को तैयार किया गया, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये 1854 में, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब मतलब विलियम बेंटिक की बात करेंगे, सती प्रथा का निषेध किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलन बरो को भारतीय रेलवे का जनक गलत कहते हैं। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये भी गलत है। अब ब्लेजली ने ठगों का दमन किया, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा सही है। डलहौजी ने डलहौजी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो 1856 में आया था कैंगिंग के शासनकाल में, ठीक है, ये तो आपका गलत ही लेगा। ब्लेजली ने ठगों का दमन किया, तो ये भी आपको गलत लेगा, ठीक है। रेलवे का जनक भारतीय रेलवे के जनक की बात की एलन बरो, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बोला 2 युग में सही है, ठीक है, देख लेता हूं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या किया, ध्यान रखें, उन्मूलन किया, ये तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, एलन बरो ने दास प्रथा को मतलब क्या किया था, भारत में अंत किया था दास प्रथा को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी तो गलत हो गया, यहाँ पे रेलवे का जनक लिखा। तीसरा की बात करेंगे, 26 जुलाई 1856 को, ठीक है, अधिनियमित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों हिंदू विधवाओं एवं पुनः विवाह को वैध माना गया। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। हालांकि पारित जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। मसौदा जो था इसके अनुसार अगर बात करें तो डलहौजी के शासनकाल में ही हो गया था, लेकिन पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है, ऐसा कह रहा है, तो चलो इसको सही मान लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे विवाद हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से अधिनियम जो था कैनिंग के शासनकाल में ही बनी थी, ठीक है। एलन बरो को भारत में दास प्रथा के लिए अंत के लिए जाना जाता है। ठगों का दमन जो किया था ठगों का दमन किया था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में किया गया था ठगों का दमन, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या था, तो ठग चोर वंशागुनत हथियारे थे जिनका पेशा लोगों के धोखा और पगड़ी या रुमाल में उनका गला घोट कर हत्या करना था, जो पूरे भारत में गिरोहों के लिए घूमते थे, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ये ठगों का दमन ब्लेजली ने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल स्लीमन। ठग ऐसा नहीं था 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया छीन लेते थे, ये चोरी भी करते थे, ठगते भी, तो हत्या कर देते थे, ठीक है। क्या होता है ना, बड़ा बड़ा जत्था निकलता था। जत्था क्या होता था, मतलब जैसे अभी हम लोग जाते हैं क्या, फ्लाइट पकड़ के, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के 2 आदमी 4 आदमी गए, घूम कर चला तीर्थ यात्रा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता, अगर तीर्थ यात्रा पे अगर जाएगा ना तो पूरा गांव के सभी लोग जाएंगे, ठीक है। 200 300 400 लोगों का जत्था होता था। ठग जो क्या थे ना, इनके साथ मिल जाते थे, ठीक है। जत्था जो थी लंबा चल रहा, 30 दिन 40 दिन 50 दिन का यात्रा, इनके साथ पूरी तरीके से मिल जाते थे और इनके साथ पूरा घुल मिल जाते थे। ये भी डेट एंड जत्था का पार्ट हो जाता है। रीजन क्या था ना, कि मान लीजिए कोई गांव से अगर जत्था अगर निकलता था, ठीक है, किसी धर्म स्थान पे जाने के लिए, तो दूसरा गांव वाला उनको ना क्या कहता है, रास्ते में कनेक्ट कर लेता था, तो पहचानना इनको कठिन हो जाता था। और उसके बाद एक जगह ये प्लान करते थे, ठीक है, इनका कोड लैंग्वेज भी होता था और सभी को मतलब क्या करते थे, लूटते थे और उनकी हत्या कर देते थे, ठीक है। तो ये बड़ा ही मतलब विध्वंसकारी था। एक एक ठगों ने 200 300 400 लोगों को मारा था, तो इसका काफी परेशान थे, ठीक है। इनसे बहुत ही भ्रांत भ्रांत लोगों को भी ठगा था। तो इसका अंत की बात लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। इसके लिए जिस व्यक्ति ने सहायता की तो उसका नाम था कर्नल स्लीमन, ठीक है। तो कर्नल स्लीमन का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब आते 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलियम बेंटिक के द्वारा प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने R.M. बड के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया, ठीक है। R.M. बड, ठीक है, ध्यान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अब देखेंगे यहाँ पे उच्च, ठीक है, उच्च और निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा ने ले लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये तो सही है। उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया, तो ये बोला गलत पूछ रहा है ना, तो केवल इसका 2 नंबर ही गलत है, मतलब सही मतलब यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और बाकी तीसरा वाला भी गलत है, मतलब गलत है दैट मीन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें आपको गलत चुनना है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। अब देखेंगे उन्होंने आरएम बर्ड के नियंत्रण में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों की शुरुआत की। यह बंदोबस्त 30 वर्षों की अवधि के लिए था। यह या तो मिट्टी जोतने वाले के साथ भूस्वामियों के साथ किया जाता था, अतः कथन की बात करेंगे एक आपका सही है। निचली अदालत ने फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा और उच्च अदालत ने अंग्रेजी की शुरुआत की। इसने क्या किया था, निचली अदालत जो था फारसी की शुरुआत इसने किया था, ठीक है। फारसी की बात करेंगे तो मुगलों के समय से ही आप देखो, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी ही तो थी। पर्शियन लैंग्वेज ही तो मुगलों की दरबारी भाषा थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने मतलब निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा की शुरुआत की, और जो उच्च न्यायालय जो था ऊपर के जो अदालत था वहां पे उन्होंने अंग्रेजी की शुरुआत की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए उल्टा कर दिया है, इसलिए आपका दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत था। तीसरे वाले स्टेटमेंट की बात करेंगे, विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद संभाला। क्यों जाना जाता है विलियम बेंटिक? विलियम बेंटिक अपने सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके प्राकृतिक सुधार और उनकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। न्यायिक विभाग में उन्होंने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय अदालतों को समाप्त कर दिया था। मुकदमों के भारी बकाया राशि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें उनके खर्चों में कटौती होती है, ठीक है। परफेक्शन है, भाषा बहुत अच्छा लगा, यही होता है। ये इसने डायरेक्ट इसको हिंदी में तैयार किया, अगर इसको इंग्लिश में तैयार करता तो फिर इसकी भाषा जो थी बहुत गंदी हो जाती, ठीक है। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है? तो आप देखोगे, जिला दीवानी न्यायालय, जिला दीवानी अदालत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाई गई और इसको कलेक्टर के अधीन रख दिया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों का स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा, यह भी ठीक है। विलियम बेंटिक ने भारतीय कानूनों को संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की थी, ठीक है, मैकाले के नेतृत्व में विलियम बेंटिक के समय, तो ये भी आपका सही था। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड बनाया जाता है जो कि राजस्व न्याय प्रशासन को अलग कर दिया, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसने यूरोपीय विषयों की भी स्थानीय अदालतों का अधिकार क्षेत्र में ला दिया, ठीक है। विलियम बेंटिक ने संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या 1833-34 में हुआ, तो पूछा जाता है प्रथम विधि आयोग का सदस्य किसे बनाया गया था, अध्यक्ष किसे बनाया, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, ठीक है। 1833 में इसी संहिताकरण के आधार पर एक सिविल प्रक्रिया संहिता भी बनाई गई थी। और अभी जो कल का ही डेट आप ध्यान रखो, भारत सरकार ने 3 कानून को जो वापस जो लेकर, अपने नए कानून को जो लेकर आया, तो कहीं न कहीं से ये मैकाले के द्वारा ही तैयार किए गए बहुत पहले के कानून थे, उसी के भारत सरकार ने क्या किया है, बदल दिया, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन में भी देख लीजिए, जिलों में क्रमशः नागरिक विवादों और आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला दीवानी अदालतें और जिला अधिकारी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित की गई थी। जिला दीवानी अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया था और जिला फौजदारी अदालतों को काजी और मुफ्तियों की सहायता से भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया था, ठीक है। फौजदारी वाला ये अदालतें कलेक्टर की सामान्य निगरानी में थी। अतः कथन 1 की बात करेंगे, आपका गलत है, सही नहीं है, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था। ये हालांकि ये जो आयोग जो बनी थी, भले ही किसके शासनकाल में बनी थी, 1833-34 में बनी थी, ठीक है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ठीक है। ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग बनी थी, लेकिन इसने जो प्रस्ताव जो दिया था, इसको लागू कब किया गया था, किसके शासनकाल में, तो क्या बताएंगे, तो कैंगिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कैंगिंग के शासनकाल में इन सारी चीजों को लागू किया गया। जैसे क्या है, 3 कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861, ठीक है, ध्यान रखें। अब इससे मैं प्रश्न क्या बता रहा हूँ, 100% 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए, भारतीय दंड संहिता साल पूछ देगा, या पूछेगा इसके जगह पे नया कानून का नाम बताइए जो कि अभी आया, जो कि इसको मतलब क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। काफी चर्चा में है, मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं कह दे रहा हूँ उस समय का तीनों कानून, ठीक है, और अभी का जो तीनों कानून है उसको कंपैरिजन कर लीजिएगा, किसके स्थान पे कौन आया था, इस पे आप लोग वर्क कर लीजिएगा। वॉल्यूम 7 जो आएगा परफेक्शनाइज का, उसमें अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है, पता चला, और वहां से आप लोग चाहे तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा एग्जाम में, 100% बनेगा, इसको सभी लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैट कॉप की बात करें, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, प्रेस पे इसने लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, साम्राज्य निर्माण के लिए सहायक संधि गठबंधन का उपयोग करने वाला, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, डायरकी की शुरुआत करता है बंगाल में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी। तो ध्यान में कितने युग्म गलत है, ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना है केवल 1 युग्म गलत है, ठीक है। पहला वाला तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत की, ये भी सही है, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं होगा, देखिए कितना वाजिब गलती, देखिए इसमें केवल हेस्टिंग तो सही, लेकिन इसमें क्या लगेगा, वारेन लगेगा, क्या लगेगा,
वारन लगेगा, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के नेतृत्व में वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, बस यही इसमें गलत है और कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में सबसे पहले डुप्ले ने किया था। ठीक है, साउथ के क्षेत्र में। और बात करेंगे प्रेस पे लगे प्रतिबंध को लॉर्ड मेटकॉफ ने हटा दिए थे, इसलिए भारत में प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। डायरकी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, डायरकी एक पुस्तक थी जिसको बोलते हैं हिंदी में बोले दोहरी सरकार या फिर द्वैत शासन के, किसके द्वारा लिखी गई? तो लिनुअस टाटियस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका शुरुआत करता है। ठीक है, इसको हटा कौन देता? वारन हेस्टिंग जो था 1772 में हटा देता। तो बंगाल में डायरकी कब से कब? तो 65 से लेकर 72 तक डायरकी बंगाल में चला। ठीक है, इसको आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें डिस्कशन क्या करूं मैं, वही सारे चीज लिखा होगा, आप लोग इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट में थोड़ा मैं बात कर ले तो गलत है। ठीक है, अब विलियम जोन्स ने जो यहाँ पे जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, तो 1784 में किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल जो था, ठीक है, 1772 में ही बन गया था, लेकिन 1772 में कंपनी के अधीन था। और आप देखोगे इसे मतलब लेकिन जब ये गवर्नर जनरल के, ये गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल ये कंपनी के अधीन भी शासन किया था। ब्रिटिश एम्पायर जब जब रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, जो कि मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल प्रशासन स्थापना करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेतृत्व था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी यही था। तो 1773 से लेके ये 85 तक शासन बना था। ठीक है, इसी के शासनकाल में अब देखोगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, ठीक है, विलियम जोन्स के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और जब इसी का जब 200 वर्ष जब होता है तो 1784 में आप देखोगे एशियाटिक सोसाइटी के भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इसीलिए कहता हूं जब किसी भी चीजों का 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल अगर पूरा अगर होता है तो पुरानी चीजें भी क्या होती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो उन चीजों का आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में बहुत रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो 200 वर्षों के बाद 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स होगा एग्जाम में, वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत करके बेसिक गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के अधीन भी रहा था। रेगुलेटरी एक्ट के बाद भी भारत का गवर्नर, भारत का नहीं कह सकते, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है? ये विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सन्यासी और फकीरों के एक समूह के रूप में झड़पों और श्रृंखलाओं का निर्देशित करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों का अबाध आवागमन प्रतिबंध करना था। जब तीर्थयात्री जो थे, सन्यासी लोग जब जाते थे, इनसे टैक्स भी वसूला जाता था, इनकी जांच पड़ताल बहुत होती, इस वजह से इन्होंने किया। ठीक है, और ये इन्होंने ब्रिटिश पे झड़प होता था, लूटपाट भी थोड़ा सा मतलब प्रारंभ हो गया था। साथ में देखोगे तो 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन के समकालीन नहीं था, क्योंकि इसका शासनकाल 1770 से लेके, ठीक है, 1800 तक देगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में शुरू, काफी लंबा चला था। तो 1770 इसका प्रारंभ माना जाता है, लगभग 1800 के आसपास भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के समकालीन तो नहीं था, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में होती है, जो कि बहुत दूर की घटना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके बारे में आपको चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की किसमें मिलेगा? तो आनंद मठ में भी आपको इसके बारे में आपको चर्चा आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा आपको आनंद मठ में आपको देखने को मिलती है। नेता कौन था सन्यासी विद्रोह का नेता, बता सकते हैं कोई? ठीक है, क्या नाम था? क्या नाम था सन्यासी विद्रोह का नेता? सन्यासी विद्रोह का नेता का नाम क्या था यार? टीपू नहीं, सर भवानी चरण का नहीं, भवानी चरण नहीं था। ठीक है, मैं भी भूल गया। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक करके बताइए। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक, एक मिनट। मजनू शाह, ठीक है, इसका आंसर लेता है मजनू शाह लेता है। ठीक है, अब भवानी चरण भी थे, लेकिन इसका प्रमुख नेता क्या? मजनू शाह, मंजू शाह नहीं, मजनू शाह थे। ठीक है, एक चौधराइन भी होगी। ठीक है,
एक चौधराइन भी थी, चौधरानी थी, ठीक है, वो भी थी, ठीक है। देखिए प्रमुख नेता मजनू शाह, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ देवी चौधराइन, वेरी गुड, ठीक है, क्या थी, देवी चौधराइन, ठीक है। इसका नेता जो थे मुख्यतः मजनू शाह को माना जाता है, क्योंकि आंसर इसी को लिया है, ठीक है, मजनू शाह को बहुत जगह आपको आंसर लिया है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हाँ, अगर बात करें इसको दबाने का श्रेय किसे जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही इसको दबाने का श्रेय जाता है। जाहिर सी बात है, वारेन हेस्टिंग्स आपको 1785 तक देखेंगे, तो 1770 में इसकी शुरुआत होती है, तो वारेन हेस्टिंग्स ही होंगे, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लूट, उधक धंधे एवं खेती की बर्बादी तथा तीर्थ यात्रा पे कारारोपण के शांत सन्यासियों का विद्रोह को करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन से एक प्रमुख योगदान नहीं था, ठीक है, नहीं था पूछ रहा। इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परंपरा की नींव रखी, इसे भारत में जनता में ब्रिटिश भावना को प्रसार किया, ठीक है, ध्यान में। इसने बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ लिखने हेतु प्रेरित किया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवियों के अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के लिए प्रेरित जो था ना, नील विद्रोह जो था ना, आफ्टर 1857 का जो रिवोल्ट जो होता उसके बाद, ठीक है, उसमें कहा जाता है ना, बुद्धिजीवी जो थे ना, विद्रोही के साथ मिलने ही वाले थे, क्योंकि सरकार ने मतलब क्या किया, नील की खेती को प्रतिबंधित कर दिया बंगाल के क्षेत्र में 1859 में, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि नील विद्रोह जो था बुद्धिजीवी को, ठीक है, और साथ में आप देखोगे विद्रोही को साथ में लाने की बात कर रहा था, ठीक है, तो ये गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसका आंसर डी लिया है, ठीक है, इसका आंसर डी लिया है, ठीक है। इसने अंग्रेजी हुकूमत का आम जनता के करीब ला, अरे करीब थोड़ी ना लाया था, दूर कर दिया था, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कहीं पे भी होगा तो नील विद्रोही होगा। हालांकि इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका चर्चा किया था, लेकिन मुख्यतः बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के लिए प्रेरित किया था, नील विद्रोह किया था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन को चुनना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, मैंने नीचे वाला ऑप्शन देखा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी सरकार और विद्रोहियों के बीच में एक साठ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवी और विद्रोहियों के बीच में जो साठगांठ जो बना था, और बंगाल में नील विद्रोह के दौरान मतलब बना था, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही बारे में आप ध्यान में रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में क्रांतिकारियों हेतु, ठीक है, बाइबल या गीता के समान थे, ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20वीं सदी की क्रांतिकारी की प्रेरणा स्रोत सन्यासी संघर्ष ही था, ठीक है। अब आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के कारण, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। तो खुटकुटी व्यवस्था, जो कि बहुत ही पुरानी व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। शाहूकारों के द्वारा मुंडाओं का शोषण किया, जिनको ये लोग डीकू कहते थे। क्या बोलते, डीकू, डीकू का मतलब क्या होता था, तंग करने वाले बाहरी लोग, ठीक है। धर्मांतरण मतलब क्या क्या इनका कन्वर्जन करवाया जाता था, यहाँ तक कि जो बिरसा मुंडा जो थे उनका भी मतलब क्या था, कन्वर्जन करा के उनको ईसाई बना दिया गया था। हालांकि जब उनके गुरु आनंद पांडे से जब वो मिलते हैं, तो उन्होंने मतलब क्या किया, तो उनका फिर से मतलब सामान्य धर्म में उनका परिवर्तन हो पाया, उनका भी धर्मांतरण करवा के नाम तक बदल दिया गया था। अदालतों का सहयोगी रवैया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये नहीं था। बाकी सबके साथ था मुंडा विद्रोह की बात 1895 से लेकर, ठीक है, तिलदा बिरसा मुंडा को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता 1900 तक मान सकते हैं, ये एक चरम में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1895 से लेकर 1900 तक, लेकिन बहुत स्पीडली अगर बात करेंगे तो 99 या 1900 के बीच में आपको देखने को मिलता है। बाद में बिरसा मुंडा जी गिरफ्तार होते हैं, रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रांची के पास एक एल्फिस्टन पुल के पास इनको क्या किया, दफना दिया। डिस्टरली पुल है, सॉरी एल्फिस्टन बोल रहा हूँ, डिस्टरली पुल के पास इनको दफनाया गया रांची में। रांची जेल वगैरह जो था इन्हीं के नाम पे, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या थे, तो आनंद पांडे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय जीवन शैली एवं सामाजिक संरचना व संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करे एवं कूट को सही रूप से मतलब क्या करना है, चुनकर उत्तर दे, बताना है। इस विद्रोह के कारण खुटकुटी व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर गई, ठीक है। संथाल परगना, ठीक है, ध्यान रखना, संथाल परगना नामक एक नए जिले का निर्माण किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद विद्रोह का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी, ठीक है। इस संथाल परगना वाला जो जिला जो था ना, ध्यान रखें कब था, ठीक है, संथाल विद्रोह के दौरान था, ठीक है। कब था, संथाल विद्रोह के दौरान था, तो ये तो गलत हो गया। छोटा नागपुर टेंसी एक्ट, जिसको बोलते हैं CNT, नहीं CPT, नहीं CNT बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए कब आया था, 1908 में आया था, ठीक है। इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। संथाल परगना वाला जो एक नया क्षेत्र जो बनाया गया था ना, तो संथाल का जो विद्रोह जो था वहां पे था, ठीक है। CNT एक्ट की बात करें, छोटा नागपुर टेंसी एक्ट 1908 में पारित हुआ था। खुटकुती अधिकार को फिर से मतलब इनको मान्यता मिल गई, ठीक है। बैट बेगारी थे, जबरन बेगार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। गुमला और खुटी नामक 2 अनुमंडल बनाए गए थे, जो कि अभी भी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
और लोगों ने ब्रिटिश विरोधी भावना का मतलब क्या हुआ था, प्रसार हुआ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह, ठीक है, बुद्धो भगत। फराजी का नेता कौन होगा, फराजी के नेता करमशाह। और सामंतवादी विद्रोह, घोंड सामंत, घोड़जी बाग का विद्रोह, घोड़जी बाग, ठीक है। बताना कौन सा बेमल है, बेमेल मतलब इसमें अलग कौन सा सुनना है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर की बात करेंगे, बी लिया है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो है ना आपका, इसका ये फराजी विद्रोह का करमशाह जो है गलत है। करमशाह टीपू शाह तो पागलपंथी का नेता था ना, किसका नेता था ये, पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करमशाह टीपू शाह, ठीक है। तो फराजी का गलत है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए फराजी इसका था क्या नाम, हाजी शरीयतुल्लाह था, कौन था इसका नेता फराजी का, तो हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। करमशाह टीपू शाह ध्यान में रखेंगे क्या थे, तो आगे चल के वो किसका नेता थे, तो ध्यान में रखना वो पागलपंथी के थे, ठीक है। फराजी विद्रोह जो था बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी, आगे चल के क्या होगा, तो बहावी आंदोलन में जाके मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फराजी किस में आके मिल जाएगा, तो बहावी आंदोलन में जाके मिल जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। 1855-56 के दौरान आप देखोगे संथाल विद्रोह का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है, ठीक है। क्या होता है 1855-56 में क्या होता है, संथाल विद्रोह का शुरुआत होता है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। संथाल लोग निराजनक स्थिति के जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखें तो ये तो सही है, ठीक है। संथाल विद्रोही के साथ अंग्रेज अधिकारी बहुत नरमी से व्यवहार किया, गलत है। नरमी से क्या व्यवहार किया, बंगाल का 60,000 सैनिकों का मतलब क्या होता है ना, संथाल क्षेत्र में क्या क्या स्थापित कर दिया था, मतलब समझ रहे, 60,000 सैनिक, मतलब डेट टाइम की बात की 2/3 सैनिक जो था ब्रिटिश एम्पायर में, वो मतलब क्या संथाली का मतलब क्या कर रहा था, क्या बोलते उसको, उनको मतलब क्रैक डाउन कर रहे थे, ठीक है। संथालों के आवासीय क्षेत्रों में अंततः संथाल परगना के नाम से दी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया, ठीक है, ये तो सही है। संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य में नहीं, 19वीं सदी के मध्य में नहीं था, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में तो सही, लेकिन एकमात्र प्रमुख विद्रोह था, ये कहना गलत होगा, ठीक है। कब शुरू हुआ था संथाल विद्रोह, 1855-56 में शुरू हुआ था, तो 19वीं शताब्दी का तो मध्य ही हुआ है, लेकिन एकमात्र कहना गलत होगा, क्योंकि इसी समय आप देखोगे तो 1857 का विद्रोह था, जो कि भयंकर विद्रोह था। आगे चल के नील विद्रोह 1859 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मध्य का जो शासन का, मध्य काल का जो समय जो था, मध्य था 19वीं शताब्दी का, तो यहाँ पे संथाल विद्रोह ही एकमात्र विद्रोह नहीं है। इसी के आगे चल के 1857 की महान क्रांति भी आपको देखने को मिलती है। तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा। बाकी ऊपर का 1 और 2 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पूरी ही तरीके से क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान रखें। आप देखिए संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। यह विद्रोह की बात करेंगे 1855 में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, जो कि भागलपुर से लेकर राजमहल तक की इलाका थी, ठीक है। ये साम्राज्यवादी विरोध था, ठीक है। इसके नेता की बात करें सिद्धू कानू थे, सिद्धू कानू थे, साथ में ध्यान रखें चांद थे, ठीक है, साथ में बात करेंगे भैरव थे, और साथ में अगर बात करेंगे तो फूलो थी, इनकी बहन थी जिनका नाम था फूलो, ठीक है। एक का नाम था क्या, झालो, ठीक है। तो फूलो, झालो, चांद, भैरव, सिद्धू कानू, ठीक है। हालांकि मुख्य नेता की बात करेंगे सिद्धू कानू को ही माना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखें यहाँ पे इन्होंने एक अत्याचारी दरोगा का भी हत्या करी, जिसका नाम था महेश राय। कभी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ध्यान में महेश राय को ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने मतलब क्या हत्या किया था। एक ब्रिटिश नेतृत्व का नाम था, इसका नाम था मेजर बारो। क्या नाम था, मेजर बारो को संथालों ने मतलब क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। संथाल लगभग 50 से 60 हजार के आसपास जो थे संथाल थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संथाल, इसको संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। हुल का मतलब क्या होता है, महान हलचल, ठीक है। अगर पूछेगा जनजातीय मतलब क्या होता है, हुल का मतलब क्या होता है, तो महान हलचल कहते हैं, ठीक है। हालांकि मुंडा विद्रोह में भी आपको हुल का नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनजातीय लोग हुल कहते थे, डेट मीन्स का मतलब महान हलचल, बट डेट मीन्स वी वांट टू मतलब अलग प्रकार का चेंजिंग में बिलीव करते थे, उसको बोला जाता है महान हलचल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। संथाल परगना क्या था, वर्तमान में बिहार, झारखंड, भागलपुर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों के अंतर्गत आने वाले भूभाग को कहा जाता है, जो कि राजमहल पहाड़ी से शुरू होता था और आपको भागलपुर तक का था, ठीक है। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में फिर से आपको विचार करना है। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों के क्षेत्र में भूमि के अस्थायी बंदोबस्त को लागू करना था, ये भी ठीक है। यह देखिए संथालों के बड़ा शरीफ लोग थे बेचारे, ठीक है, वर्षों से अपने ही जमीन को मानते थे, दादा परदादा सब उनका वहीं पे रखा था, जमीन जंगल को ही अपना, ठीक है, घर मानते थे। लेकिन बाद में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, नए नए नियम बना दिए, इनके जमीनें इनसे छीन ली गई, ठीक है। और जहां पे इनको समझ में नहीं आ सका कि ये हो क्या रहा है भाई साहब, सिर्फ मेरा ही जमीन था, ब्रिटिश मतलब बाहर के लोग आके इस पे कब्जा कर लिए। ये बड़ा प्यार से एक महुआ बनाते थे, ठीक है, महुआ समझते हैं ना,
ठीक है, देसी शराब होता था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महुआ के ऊपर 25 पैसा का टैक्स लगा दिया। अब इनको समझ में नहीं, मेरा ही पेड़ है, हम महुआ बना रहे हैं, हम पैसा किसी और को क्या दे। तो महुआ ये बेचने के लिए नहीं बनाते थे, खुद पीने के लिए बनाते थे। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो महुआ बनाने को इनकी अनुमति है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सरकार ये नहीं कह सकती है ऐसा ये तो गैर कानूनी शराब बनाता, महुआ ये लोग बनाते हैं, खुद के पीने के लिए बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेचने के लिए, जब व्यापारिक हित के लिए नहीं बनाते, महुआ बनाते थे। तो इन पे जब इनके कर जब लगा गया तो बड़ा ये लोग नाखुश हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है इनके क्रियाकलाप के बीच में क्या कर रही है, तो हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। इस विधि को संथाल हुल के नाम से जाना, मैंने पहले ही बताया। हुल का मतलब क्या होता है, महान हलचल होता है, ठीक है। मतलब बड़ी प्रकार का जहां पे चेंजिंग करने की काम है, जो उसको भी बोला जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। और ये बाहरी लोगों से काफी ध्यान परेशान रहते, इसे बाहरी लोगों को क्या बोलते थे, डीकू बोलते हैं, डाकू नहीं डीकू। डीकू का मतलब होता है तंग करने वाला। बाहरी लोग में संथाल के जो बाहरी के लोग जो थे, जिसमें साहूकार थे, महाजन थे, ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, ये लोग जब आते थे तो इनके उनको काफी तंग किया करते थे, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने उनको क्या कहना शुरू किया, उनको डीकू कहना शुरू किया, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। विद्रोह की बात करेंगे, भगना डी से मतलब विद्रोह का मतलब क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सबसे पहले ध्यान, सिद्धू पकड़े जाते हैं, इनको फांसी दी जाती है। कान्हू की बात करेंगे तो उनका पुलिस इनकाउंटर में आई थिंक उनका मृत्यु हो जाता है। विद्रोही के नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 रुपया का मतलब इनाम तक रखा गया था, ठीक है। फूलो झानो का नाम ध्यान में रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, तो क्या इसका सही है, सारे 37 ये ऊपर का ही ना सॉल्व किया वो भी, अच्छा। फिर नीचे भी संथाल विद्रोह को लेकर ही, तो 37 नंबर क्वेश्चन भी संथाल विद्रोह को लेकर है। जरा इस पे आप लोग क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब तक मैं कलम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूक करने का काम किया, ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इसमें से जागरूक तो हुए थे आदिवासी। संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की गई, ठीक है। संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल निषिद्ध क्षेत्र मतलब ये हो गया, मतलब बाहरी लोगों का इन क्षेत्रों में क्या होगा, आगमन नहीं होगा। अभी भी आप देखो इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, 1867 में आई थी इनर लाइन परमिट, ठीक है। जहां पर भी इनर लाइन परमिट लगा हुआ है वहां पे आप जा नहीं सकते। अगर आपको जाना है, आपको जैसे मान लीजिए आपको घूमने जाना लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के सारे क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। और वहां पे जाने के लिए आपको सरकार से पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो कुछ क्षेत्रों का निषिद्ध क्षेत्र इसलिए घोषित किया गया है, ठीक है। और क्योंकि उन क्षेत्रों में, ठीक है, आपके जाने से आदिवासी हित प्रभावित हो सकते हैं, वो आपके साथ मैच नहीं करेंगे, हो सकता है आपके ऊपर हमला कर दे। जैसे कुछ दिन पहले एक अमेरिकन जो था वो ना अंडमान निकोबार के एकदम अंदर वाला इलाका में चला गया, जहाँ पे सेम्पेन जोरबे जनजातीय लोग थे, उन लोगों ने तीर तीर से मार उनको उनका कहानी समाप्त कर दिया। तो लोगों को भी खतरा हो सकता है, उनको लगेगा बाहर का आदमी क्षेत्र में क्यों है, तो आपके साथ वो समावेश बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन क्षेत्रों को क्या क्या निषिद्ध घोषित कर दिया, जो कि अभी तक कार्यरत है। इनर लाइन परमिट अभी अभी तक कार्यरत है, बहुत सारे क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट है। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में पुलिस कानून बनाया गया, तो जाहिर सी बात है गलत है। चार्ल्स वुड जो था शिक्षा के लिए जाना, वुड डिस्पैच जो था 1854 में आई थी, वो शिक्षा के लिए था, ठीक है। तो 1, 2, 3 की सही है, बाकी ये वुड डिस्पैच जो थी शिक्षा के लिए था ना, कि मतलब पुलिस कानून के लिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून पारित किया गया था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, संथालों के लिए एक पारित किया गया जिसको बोलते थे संथाल परगना टेनेसी एक्ट, ठीक है। भील विद्रोह का नेता की बात करें, भील विद्रोह का नेता कौन हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, सेवाराम जो थे भील विद्रोह का। खासी के नेता की बात करेंगे, ध्यान में, खासी विद्रोह का नेता की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, तीरथ सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नागा विद्रोह के नेता की बात करें, राणा गैडेनुल। हालांकि नागा विद्रोह का नेता कोई और भी था, लेकिन रानी गैडेनुल भी थी, तो उन्होंने भी नेतृत्व किया था। और जब जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तो इनको नगांव की रानी कही थी, और बहुत कम उम्र में ये गिरफ्तार हो गई थी। और जब तक भारत आजाद नहीं था तब तक मतलब क्या था, जेल में रही थी। अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट में किसी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखा गया है, और काफी अधिक सम्मान के साथ। आई थिंक कहाँ पे रेलवे स्टेशन बना, जगह का नाम नहीं है, एक रेलवे स्टेशन का नाम रानी गैडेनुल के नाम पे रखा गया। आप गूगल करेंगे रानी गैडेनुल स्टेशन, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। चेरो विद्रोह के नेता भूषण सिंह थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भील विद्रोह की बात के नेता सेवाराम थे। खासी विद्रोह के नेता राजा तीरथ सिंह थे। खासी विद्रोह, ये विद्रोह इसलिए हुआ था कि खासी का जो क्षेत्र जो था वहां पे एक सड़क निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। इन लोगों ने मतलब क्या क्या विरोध किया। बाद में तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, इनको बांग्लादेश के ढाका जेल में रख दिया जाता है, और जहाँ पे ढाका जेल में मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह का भी आई थिंक 100 वर्ष की आई थिंक कुछ पूरा हुआ है। तो जहाँ पे आप देखोगे तो इनका कोई मूर्ति वगैरह, प्रतिमा वगैरह भी हाल फिलहाल में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप खासी विद्रोह भी चेक कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चेर विद्रोह का नेता के बाद भूषण सिंह थे। नागा विद्रोह की नेता नगांव की रानी गैडेनुल, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
खोंड विद्रोह की बात करेंगे, ध्यान में चक्र बिश्नोई, ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में खोंड विद्रोह था। खोंड जाति जो थी ये लोग इंसान का नरबली, ठीक है, मतलब क्या थी, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, ये तो इंसानों का मतलब क्या करती थी, क्या देती थी इंसानों को, ठीक है। तो ये जो थी नरबली प्रथा इनमें विद्वान था, ठीक है। रामोसी विद्रोह की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, रामोसी विद्रोह जो था आपको कहाँ पे हुआ था, भगत जवाहरमल हो जाएगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। रामोसी महाराष्ट्र, बंगाल होगा, सॉरी। पागलपंथी की बात करेंगे, ध्यान रखें पागलपंथी की, गलत लगा दिया, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये बी का आपका हो जाएगा, रामोसी का सीरत सिंह होगा, ठीक है। पागलपंथी के नेता कौन हो जाएंगे, तो पागलपंथी के नेता टीपू, एक टीपू भी था, एक और कौन था पागलपंथी में, ठीक है, टीपू मीर, और एक और भी था करमशाह, ठीक है, करमशाह और टीपू शाह, ठीक है, दोनों के दोनों नेता थे, ठीक है। कुका का विद्रोह की बात करेंगे तो कुका विद्रोह का नेता की बात करें कौन हो जाएंगे, तो भगत जवाहरलाल, एक और भी थे, ठीक है, ध्यान रखें राम सिंह कुका, ठीक है, राम सिंह कुका, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि दो दो तीन तीन नेता एग्जाम में दिए रहते हैं, ठीक है। कुका विद्रोह भगत जवाहरलाल, राम सिंह कुका, पागलपंथी टीपू शाह, करमशाह, ठीक है। रामोसी की बात करें चित्तर शाह, रामोसी आई थिंक महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही होना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रामोसी हुआ था, ठीक है। और खोंड विद्रोह का नेता की बात चक्र बिश्नोई, कहाँ पे हुआ था, ओडिशा के क्षेत्र में आपको खोंड विद्रोह जो था हुआ था। खोंड जनजाति जो थी इसमें नरबली प्रथा क्या था, विद्वान था, ठीक है। खासी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया, बिल्कुल ठीक है। पागलपंथी के अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करमशाह ने किया था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट सुनो, मैंने बोला क्या, फराजी आंदोलन जो था आगे चल के किसमें मिल गया, ठीक है। तो आगे चल के मैंने अभी जस्ट आधा पहले बताया था, फराजी आंदोलन के किसमें जाकर मैचिंग हो गया, क्या बताओगे, वहाबी आंदोलन। ठीक है, बहावी में, ठीक है। बहावी का सबसे बड़ा पैटर्न सेंटर जो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन था, तो ये मतलब पटना था। देखिए बहावी क्या था, मुस्लिम धर्म में जो बहुत सारा पश्चिमीकरण जो आ गया था उनको मतलब हटाकर, ठीक है, शरिया कानून या फिर कह के इस्लाम के अनुसार मुस्लिम परिवेश को मतलब विकसित करना था। ये एक तरह से पुरुत्थानवादी, ठीक है, एक होता पुरुत्थानवादी, पीछे की ओर ले जाने वाला था, ठीक है। मतलब ये जो था बहावी लोग जो थे ना, तो सर सैयद अहमद खान ने जो मुसलमानों को मतलब क्या बोलते थे, वो नवीन करने की कोशिश किया, पश्चिमीकरण करने की कोशिश किया, अंग्रेजी के शिक्षा का वकालत किया, ठीक उसके विरोध में थे। ये भी कह सकते हैं बहावी आंदोलन था शुद्धिकरण था, ठीक है, क्या था, शुद्धिकरण, ठीक है। किसने शुद्धिकरण, इस्लाम में शुद्धिकरण। अब हिंदू धर्म में भी ऐसा आंदोलन चला, जैसे अब देखो 1875 में आप देखोगे, जैसे कि 1875 में किसकी नींव रखी गई थी, आर्य समाज की नींव रखी गई थी। आर्य समाज ने जो आंदोलन चलाया तो वो भी एक प्रकार का क्या था, शुद्धि आंदोलन ही था, ठीक है। वो क्या था, तो एक प्रकार का वो भी क्या था, शुद्धि मूवमेंट ही था। जस्ट लाइक बहावियों में जो चलाया गया फराजी मूवमेंट, या फिर कह लीजिए बहावी आंदोलन चलाया गया, जो आगे चल के मैच ही कर गया, तो एक तरह का इस्लाम धर्म में सुधार के लिए चलाया गया, इसको शुद्धि आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म में जो पश्चिमीकरण जो था, अंग्रेजी शिक्षा जो आ गया था, उन सबको मतलब क्या करना, पीछे करना। तो देखिए बहावी आंदोलन शुरू में चला गया, इसको कोई धार्मिक मूवमेंट था, क्या था ये, धार्मिक मोमेंट था, लेकिन धार्मिक से राजनीतिक कब बन गया पता नहीं चला, ठीक है। बाद में शुरू में तो धार्मिक था लेकिन बाद में राजनीतिक बन गया, और डायरेक्ट मतलब औपनिवेशिक सरकार जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके खिलाफ ये हो गए, ठीक है। तो बाद में ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा, क्रैक डाउन करना पड़ा, ठीक है। तो ये धार्मिक आंदोलन था, धर्म के लिए शुरू किया गया था। और इसके जो नेता जो थे भारत में, वो यहाँ पे थे, क्या बोले, बरेली के रहने वाले बरेलवी साहब थे। हालांकि इसका प्रमुख नेता की बात सऊदी अरब के बहाव साहब थे, उनसे उन्होंने प्रेरणा लेकर इसकी शुरुआत की थी। ये धार्मिक था लेकिन बाद में इसका क्या होता है, राजनीतिकरण हो जाता, बाद में सरकार को क्या करना पड़ता है, इसका क्रैक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब फराजी आंदोलन की बात करेंगे तो बंगाल से हुआ था, नेता ध्यान रखें हाजी शरीयतुल्लाह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बघेरा विद्रोह, ओखा मंडल के बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरोध किया गया था, पहला स्टेटमेंट देखिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट की बात, गडकरी विद्रोह, महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों में, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। गडकरी विरोध महाराष्ट्र में हुआ था। गायकवाड़ विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपको गायकवाड़ के खिलाफ किया गया था, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ओखा, क्या नाम था इसका विद्रोह का, एक मिनट, ठीक है, क्या नाम था, तो ध्यान में रखेंगे इसका, एक मिनट, ठीक है। बघेरा विद्रोह ओखा मंडल में बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। बघेरा विद्रोह गायकवाड़ के खिलाफ था। और ध्यान में ये गडकरी विद्रोह जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। गडकरी जो थे सैनिक थे, लेकिन गडकरी क्या होगा, बेरोजगार हो चुके थे, ठीक है। तो गडकरी जाति के विस्थापित सैनिक जो थे उनके द्वारा किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
ओडिशा के पाइका जनजाति के लोगों ने 1817 से 25 के दौरान बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह किया था। तो पाइका विद्रोह के नेता थे बक्सी जगबंधु, ठीक है, ओडिशा में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पॉलीगरो का विद्रोह जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, ध्यान में कट्ठा बम्मान के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ पे हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। पॉलीगरे का विद्रोह तमिलनाडु, पाइका का विद्रोह की बात करें कहाँ पे, तो ओडिशा में, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह से पता ही था, ठीक है, बोला कौन सा कथन सत्य है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले लड़ाकू जाति थी, नहीं, रामोसी विद्रोह जो किसान लोग थे, ये लड़ाकू जनजाति नहीं थी, ठीक है, लड़ाकू जाति नहीं थी। इन लोगों ने अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब विद्रोह किया, ठीक है। रामोसी विद्रोह का नेता की बात करें चित्तर सिंह थे। विद्रोह के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के लोगों से लूटपाट को अंजाम किया, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन ये लड़ाकू जनजाति नहीं थे, जाति नहीं थे, क्या थे, ये क्या थे, आदिम जनजाति थे, आम लोग थे, किसान लोग थे, ध्यान में रखेंगे, ये लड़ाकू जनजाति नहीं थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखें गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है, किसके संदर्भ में, गडकरी विद्रोह के संदर्भ में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, नहीं, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, ठीक है, हुआ था, ठीक है, सही है। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशागुना सैनिक थे, ठीक है, वो तो ठीक थे, लेकिन मराठा साम्राज्य को 1818 में समाप्त कर दिया जाता है, उसके सारे किलों पे जब अधिकार कर लिया जाता है, तो गडकरी लोग जो थे वो किला के रक्षक थे, तो ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार जब हो गए तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपना एक खेमा खोल दिया। जैसे कि बात करेंगे आप इसको देखते हो, पिंडारी, पिंडारी क्या थे, वो भी मराठों के सेना में काम करने वाले मुसलमान सैनिक थे ना। अब पिंडारी को आप क्या करें, सडन आपने बेरोजगार कर दिया, तो लूटपाट करने लगे, जब लूटपाट करने लगे तो ब्रिटिश के खिलाफ हो गया, तो पिंडारियों का दमन करना पड़ेगा। तो गडकरी और पिंडारी जो थे दोनों को दोनों मराठा सेना में ही काम करने वाले लोग थे, ठीक है। तो इसका नेतृत्व सामंत गडकरी ने किया था, यह आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण पंडित ने किया था, किसने किया था, कृष्ण पंडित ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान में रखना है। और गडकरियों के समनगढ़ एवं भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गडकरी विद्रोह की बात करेंगे तो 1844 में हुआ था। मराठा साम्राज्य को कब समाप्त किया, 1818 में समाप्त किया गया था। अब बाजीराव द्वितीय जो थे आखिरी मराठा शासक थे, इनको विस्थापित जीवन जीने के लिए बेठूर के पास भेज दिया गया था। अब फिर इनके पुत्र जो थे, क्या नाम था उनका, 1857 के क्रांति में दिखते हैं, दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय का क्या नाम था उनका, नाना साहब, ठीक है। 1857 के क्रांति में नाना साहब आपको देखेंगे, क्योंकि मतलब उनकी पेंशन वगैरह क्या थी, बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो 1818 में मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाने के बाद महाराष्ट्र में आप देखोगे तो गडकरियों का विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके किले थे, उनके पास किले के रक्षक कौन है, गडकरी होते, तो सैनिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों का दमन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पिंडारी भी कहते हैं इस्लाम मुसलमान सैनिक थे, जो कि मराठों के सेना में थे। मराठों को सेना में मुसलमान और हिंदू दोनों सैनिक थे। मराठा जो थे दोनों धर्म का सम्मान रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि शिवाजी ने भी कहा था मुझे इस्लाम धर्म से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा सम्मान करते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें असत्य कथन की पहचान, बघेरा विद्रोह पश्चिमी भारत में हुआ था, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, ठीक है। गडकरी विद्रोह का नेता की बात करें, नेता घोटजी बाग थे, तो अभी तो लिखा ना गडकरी विद्रोह का नेता कृष्ण पंडित था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सामंतवादी विद्रोह का नेता घोटजी बाग थे, तो ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, गलत पूछ रहा है क्या कि सही पूछ रहा है, एक मिनट, असत्य कथन का चयन करें। तो गडकरी विद्रोह का नेता जो था, ठीक है, सामंत इसका नाम था, ठीक है, कृष्ण पंडित है। कैसे इसको गलत ले रहा है भाई, यहाँ पे तो ये तो लिखा था, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कृष्ण पंडित ने किया था, ठीक है, इसका देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। गडकरी विद्रोह का नेता घोटजी बाग था, ठीक है। और सामंतवादी विद्रोह का नेता घोटजी बाग होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। सामंतवादी विद्रोह का नेता जो थे घोटजी बाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है, इसको एक बार क्या कीजिएगा, घर पे चेक करें। सामंतवादी विद्रोह का नेता सरदार फोंड सावंत ने किया था, देख लेंगे इसको, ठीक है। बिठूर की विद्रोह की बात करेंगे, ठीक है। बिठूर विद्रोह का रानी चेन्नम्मा का नाम ध्यान रखें, बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है इनका नाम। कर्नाटक वर्तमान राज्य के अंतर्गत किठूर नाम एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सही है। किठूर रियासत की शासक या फिर शासिका, ठीक है, रानी चेन्नम्मा थी,
चिन्नम्मा के पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किठूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। किठूर को हड़पने के कारण वहां की रानी चिन्नम्मा ने 1824 में विद्रोह किया था। तो सारे के सारे ठीक है, ठीक है। तो कित्तूर की रानी ध्यान में, रानी चिन्नम्मा का नाम ध्यान में रखिएगा। 1824 में विद्रोह हुई थी। ये जो था आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। ध्यान रखें, सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी पूछा रानी चिन्नम्मा को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो बैलहोंगल किले में रखा गया था। कौन सा किला? बैलहोंगल किला में रानी चिन्नम्मा को कैद करके रखा गया था, ठीक है। रानी चिन्नम्मा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले भारत की पहली महिला शासक थी। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। युद्ध में रानी के प्रमुख सहयोगी की बात करेंगे तो संगोली रैना और मतलब गुरु सिद्धपा थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग चाहेंगे तो याद कर। आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी, ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलहोंगल के किला में रखा गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाली पहली महिला शासक थी। युद्ध के बाद युद्ध में प्रमुख सहयोगी इनकी संगोली रैना और गुरु सिद्धपा थी। रानी की उपाधि आजादी के बाद भारत सरकार ने इनको दिया था। बेलूथ हम्पी के बारे में आप लोग जानते हैं, काबनकोर रियासत के दीवान थे, बिल्कुल थे, किसी प्रकार की दो दिक्कत नहीं है। बेलूथ हम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि के विवाद को लेकर विद्रोह को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि बेलूथ हम्पी ये त्रावणकोर के जो राजा जो था ना, अंग्रेजों के साथ मतलब क्या क्या सहायक संधि कर लिया। जब सहायक संधि कर लिया तो वहां के दीवान को पसंद नहीं है। और कहीं कहीं पे आप देखोगे दीवान बहुत पावरफुल होता है। दीवान इज जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दीवान के पास बहुत ज्यादा होता था। अगर राजा का राष्ट्रपति तो दीवान दैट टाइम का प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब राजा के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने है तो अंग्रेजों को बड़ी सैनिक टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए। तो त्रावणकोर के दीवान बेलूथ हम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। यह विद्रोह जो था सहायक संधि को लेकर हुआ था। 1857 के पूर्व हुए विद्रोह में त्रावणकोर का विद्रोह एक मात्र ऐसा विद्रोह जिसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है। रीजन क्या था? तो त्रावणकोर प्रारंभ में ब्रिटिश शासन का मित्र राज्य था और इसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के विरुद्ध ब्रिटिश कंपनी का सहयोग भी किया था। लेकिन कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति को देखते हुए यहाँ के दीवान बेलूथ हम्पी ने 1805 में अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब क्या किया था, तो विद्रोह कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो कौन थे बेलूथ हम्पी साहब? तो दीवान थे, ठीक है। और इस विद्रोह का उत्तर भारत भी अछूता नहीं रहा। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरियाणा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह जो था भड़क हुआ था, ठीक है। पॉलीगढ़ का विद्रोह कहाँ पर? मैंने पहले बता दिया, कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। पॉलीगढ़ से क्या थे? तो ये किसान थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो पॉलीगारो का विद्रोह वर्तमान कर्नाटक राज्य में हुआ था। ये युद्ध भारत में पूर्व तेनुवल्ली साम्राज्य के पॉलीगढ़ से एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, हाँ तमिलनाडु में, सॉरी, बलों के बीच में 1798 1801 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कट्टा वामन ने किया था। कट्टा वामन ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। ध्यान रखिए, किसान विद्रोह था। ये क्या था? पॉलीगढ़ का विद्रोह जो था एक प्रकार का किसान विद्रोह था, ठीक है। 1844 सूरत में नमक आंदोलन होने का निम्न में से कौन सा एक सही कारण है? तो ध्यान रखें, नमक के कर में विरोध जो था तो 1844 में, ध्यान रखिएगा। तो नमक आंदोलन ऑलरेडी सूरत में हो चुका था। हालांकि नमक आंदोलन का आप लोग समानता किससे कनेक्ट करते हैं? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन से नमक आंदोलन को आप लोग जोड़ के देखते हैं, ठीक है। क्या था? तो 50 पैसे का टैक्स लगाया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रति मतलब सॉरी, पहले क्या था? 50 पैसा था। 50 पैसे से बढ़ा के मतलब कितना कर दिया गया था? 1 रुपया कर दिया गया था 1 मन के नमक पे, ठीक है। इसी बात को लेकर मतलब क्या लोगों में रोष आया और इनको मतलब विरोध कर दिया गया, ठीक है। मतलब प्रति मन कीमत कितना था? 50 पैसा था, उसको सीधे दोगुना कर दिया, 1 रुपया कर दिया। इसकी वजह से लोगों ने नमक विद्रोह किया 1844 में सूरत में, ठीक है। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। पाइका विद्रोह की बात करें, पाइका की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो पाइका जो थे उड़ीसा में परंपरागत पैदल सैनिक थे, ठीक है। इसको इन्फेंट्री कहते हैं, ठीक है। पैदल सैनिक को क्या कहते हैं? इन्फेंट्री कहते थे। उड़ीसा के थे, ठीक है। इस विद्रोह के पाइका का नेतृत्व जगबंधु जगबंधु ने किया था। बक्सी जगबंधु पूरा नाम था। पाइका अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में नगर वेतन प्राप्त कर, को क्या मिलता था? जमीन मिलता था। क्या मिलता था? तो इनको जमीन मिलता था, नगर वेतन नहीं मिलता था। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, लगान मुक्त मतलब क्या मिलता था? इनको जमीन मिलता था। इसको आप लोग ध्यान रखें। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन, आसान लग रहा है, लेकिन बीपीएससी में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये तभी आपसे सॉल्व होगा जब आपने चीजों को अच्छी से पढ़ रखी है, ठीक है। सिपाहिका जो थे, ठीक है, बक्सी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के लिए, ठीक है, जब हटा दिया गया था तो उनके सम्मान एवं शक्ति में बेहद कमी आई थी, ठीक है। 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की गई अंग्रेजी के द्वारा। और खुर्दा के जो राजा जो थे, ठीक है,
सिंहासन से हटाने के कारण पाइका के सामान्य में शक्ति में बहुत अधिक कमी है, तो इन लोगों ने मतलब विरोध कर दिया था। क्योंकि मतलब पाइका विद्रोह में क्या था, तो यहाँ पे खुर्दा के जो शासक जो थे वो पाइका लोग जो क्या थे, पैदल सैनिक थे, तो शासक को मतलब क्या सैनिक सपोर्ट देते थे। तो शासक के पास क्या होगा, राजा के पास क्या होगा, जमीन बहुत ज्यादा, तो बोला ठीक है तुम सैनिक सपोर्ट दोगे, हम उसके बाद तुमको जमीन दे देते, जमीन से क्या करो, अन्न उपजाओ, अपना खाओ अपना पियो, ठीक है, जब हमको सैनिक की आवश्यकता होगी तुम लोग सपोर्ट कर देना। लेकिन 1803 में जब मतलब यहाँ पे उड़ीसा पे जब ब्रिटिश साम्राज्य का जब कब्जा हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को सैनिक से क्या मतलब, क्योंकि उनके पास तो अस्थायी सेना थी, तो इस सारे लोगों को हटा दिया गया, इनसे जमीन छीन लिया गया, इन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। तो इन लोगों ने मतलब क्या किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब क्या किया, विरोध कर दिया। तो पाइका को मतलब नगद नहीं मिलता था, क्या मिलता था, तो लगान मुक्त भूमि मिलती थी। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्या मिलती थी, तो लगान मुक्त इनको भूमि दी जाती थी। ध्यान में इसको रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते देखेंगे, रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। अभी आपने एक मूवी देखा होगा तिरपल आर्ट, ठीक है, तो तिरपल आर्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है सो रंपा विद्रोह से ही लिया गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मन्याम क्षेत्र में इसका विद्रोह किया, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू ठीक है, उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों के दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए भी, ठीक है। सीताराम राजू के विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों से ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने पुलिस से ब्रिटिश हथियार छीनने के लिए 22 अगस्त 1922 को विशाखापट्टनम एजेंसी क्षेत्र में चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था। आपने मूवी में भी देखा होगा, ठीक है, मूवी में भी देखिएगा, एक जगह से हथियार को लूटने का काम किया जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें अल्लूरी सीताराम राजू का रोल जो था, ठीक है, अजय देवगन का एक तरह से देखेंगे तो है, तो मेरे हिसाब सारे के सारे कथन ही क्या होने चाहिए, तो सही होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे कथन सही है। क्या 1924 में विद्रोह हुआ था, और सीताराम राजू एक दुर्जय गुरिल्ला रत्नीकार था, ठीक है। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, जैसे मान लीजिए सामने वाला क्या बहुत अधिक पावरफुल है, आप उसके आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत जाते, तो गुरिल्ला वार ऑफ टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्निक का प्रयोग भारत में शिवाजी ने सबसे पहले किया था, क्योंकि मुगल सेना के सामने वो लड़ नहीं पाते थे। तो मुगल सेना जब उनके हमला करने के लिए जो गुजरती थी, तो बहुत सारे सैनिक जो थे पहाड़ पे होते थे, वो पहाड़ से क्या करते, पत्थर वगैरह फेंकना शुरू कर देते थे, तीर बरसाना मतलब शुरू कर देते थे, मधुमक्खी के छत्ता छोड़ देते थे, ठीक है। तो पूरा सैनिक जो थी वो इन चीजों का सडन अटैक होता था, समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उनके आमने सामने की लड़ाई में तो भाई जीतोगे नहीं, क्योंकि हमसे बहुत अधिक, उसके पास आर्म्स से बहुत अधिक सेना। तो गुरिल्ला टेक्निक का प्रयोग जो थे अल्लूरी सीताराम राजू ने भी किया। आप ध्यान में रखोगे तो मराठा किंग, ठीक है, शिवाजी जी ने भी किया था, अब बहुत सारे लोगों ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए खोंड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। खोंड विद्रोह का प्रमुख है मानव बलि को प्रतिबंधित करना था, बिल्कुल ठीक है, सही है, मानव बलि की प्रथा थी इनमें। अब खोंड विद्रोह का नेता चक्र विश्वनाथ था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। खोंड जो थी, ध्यान रखेंगे, मध्य भारत की जनजाति थी, नरबली की प्रथा इनमें थी, इन्होंने मतलब क्या नरबली प्रथा को जब समाप्त कर दिया, तो खोंड लोग जो थे नाराज हो गए, ठीक है। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है, किसे भेजा गया था, आई थिंक कैंपेबल को भेजा गया था, ठीक है। कैंपेबल का काफी अधिक रोल जो था 1857 की क्रांति में था, तो कैंपेबल को भेजा गया था नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए, मतलब लोगों को समझाने के, पता है कितना रिस्की काम करने जा रहा है जो व्यक्ति आदमी को बलि देता, उसको समझाने के लिए कैंपेबल को भेजा रहा, तो बड़ा बेहतरीन व्यक्ति था ये कैंपेबल, ठीक है। अब चलिए जिया तरंग आंदोलन का शुरुआत की बात करें, नागालैंड। जिया तरंग आंदोलन का शुरुआत हुआ जब बाद में रानी गैडुनल जो थी इसी मूवमेंट से जुड़ी थी, और बाद में इसका मतलब क्या नगांव की रानी बन जाती, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। 1832 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ध्यान रखा, 1832 में इनको 1932 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको 1940, ठीक है, 1946-7 में इनको छोड़ा जाता है, ठीक है, जब ये जेल में थी तब इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। बाद में इनको नगांव की रानी कहा गया। 1982 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और अब क्या बोलते हैं यहाँ पे नेहरू जी ने इनको नगांव की रानी कह के संबोधित किया था, ठीक है। भारत के जनजाति विद्रोह एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा मेल है, ठीक है। तो पोलीगारो का विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, मैंने ऊपर में बताया, तमिलनाडु में हुआ था। दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह मैसूर राज्य में हुआ था। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में था। पाइका विद्रोह की बात करेंगे तो ध्यान रखें, पाइका क्या था, सैनिक का जस्ट ऊपर पढ़ा, तो उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बघेरा कहाँ पे और गुजरात में हुआ था। रामोसी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के क्षेत्र में। किटूर की बात करेंगे रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कर्नाटक में। गडकरी ध्यान रखें महाराष्ट्र में हुआ था। फराजी की बात करें बंगाल में हुआ, तो आगे चल के किसमें मिल गया था, तो आगे चल के विद्रोह की बात करेंगे तो बहावियों के साथ मिल गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के क्लास को यहाँ पे समाप्त किया। आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। और इसी तरह से